ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 171। जनरल का पद पाने के लिए एक प्रजाति को खत्म करो। संदेश भेजने के तुरंत बाद चेन यूटोंग की ओर से एक आवाज आई। जूनियर ब्रदर बाओले, आपको भी संदेश मिल जाना चाहिए था। हम समग्र न्यूमिनिस्ट्रेजे की मरम्मत और जीर्णोद्धार में सहायता करने के लिए 7वें गढ़ की यात्रा करेंगे। हम में से लगभग सभी धार्मिक आयुध मंडप के शिष्यों को अलग अलग प्राथमिक गढ़ों में भेजा गया है। कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ यात्रा करेंगे। आप, जो पेंग हाई और सन फैंग नामक कोई व्यक्ति मेरी टीम में होगा। संघ में 7 महान जनरल हैं। 7वें प्राथमिक गढ़ में तैनात जनरल जो डेक्सी है। जूनियर ब्रदर बाओले, क्या आप जानते हैं कि जनरल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए एक प्राथमिक गढ़, 9वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध, मानव जाति के लिए नई भूमि पर विजय प्राप्त करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी महिमा है। चेन यूटोंग की आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी, मानो वह युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के मिशन के लिए प्रत्याशा से भरा हुआ हो। यदि कोई जनरल बनना चाहता है तो उसे एक पूरी प्रजाति को खत्म करना होगा। 20 रिकॉर्ड्स में पाई जाने वाली शीर्ष 20 प्रजातियों में से किसी एक का सफाया करें, पूरी रक्तरेखा को नष्ट करें और आपको जनरल का सम्मानित पद प्राप्त होगा। हर बार जब कोई नया जनरल दिखाई देता है तो संघ उस जंगल पर विस्तार का युद्ध घोषित करेगा जहां राक्षस रहते हैं। नई जीती हुई भूमि में एक नया प्राथमिक गढ़ बनाया जाएगा। वहां हम अनंत धुआं संकेत जलाएंगे जो राक्षसों के दिलों में सीधे भय पैदा करेगा। अनंत धुआं संकेत एक 9वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध है जिसे सभी जीवित शीर्ष दर धार्मिक आयुध साधकों द्वारा तैयार किया गया है, जिन्हें संघ द्वारा इकट्ठा किया गया है, जो विलुप्त प्रजातियों के आत्मा रक्त से बना है। मेरा जुनून एक जीवित कठपुतली बनाना है और मेरा सपना हमेशा से रहा है एक पूरी राक्षस प्रजाति को नष्ट करना, एक जनरल बनना और संघ में 8वां प्राथमिक गढ़ बनाना, 8वां अनंत धुआं संकेत जलाना। चेन यूटोंग के शब्द लगातार बुखार की तीव्रता की ओर बढ़ते गए क्योंकि उन्होंने अपना सपना साझा किया। प्रस्थान की तारीख के साथ वॉयस ट्रांसमिशन को समाप्त करने से पहले उन्होंने अटूट उत्साह के साथ बोलना जारी रखा। वान बाओले ने वॉयस ट्रांसमिशन टोकन को दूर रखा और एक गहरी सांस ली। चेन यूटोंग ने जो कहा था उसे पचाने के साथ ही उनका भाव गंभीर हो गया। वान बाओले सतर्क थे लेकिन बिल्कुल भी कायर नहीं थे, क्रोध के प्रति प्रवृत्त, हिंसा के प्रति और भी अत्यधिक आक्रामक होने की हद तक बलशाली। उन्होंने समझा कि राक्षसों का खतरा संघ के सिर पर लटकी एक तीखी तलवार के समान था। कई लोगों का तो ये भी मानना था कि भविष्य में दूसरा बीस्ट वॉर अनिवार्य रूप से शुरू हो जाएगा। सामान्य स्थिति और अनंत धुआं संकेत के संबंध में वान बाओले को लगा कि दोनों ही उनके अंतिम लक्ष्य नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सपना फेडरेशन का अध्यक्ष बनना था। अगर एक राक्षस प्रजाति को खत्म करना ही जनरल बनने के लिए जरूरी है तो फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के लिए मुझे कम से कम 10 राक्षस प्रजातियों को खत्म करना होगा, अपनी जमीन का विस्तार करना होगा और 10 प्राथमिक गढ़ बनाने होंगे और 10 अनंत धुएं के संकेत जलाने होंगे। अन्यथा मैं जनरलों को व्यवस्थित नहीं रख पाऊंगा। एक गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी जल उठी। जब नई जमीनों पर विजय प्राप्त करने की बात आई तो उसमें चेन यूटोंग जैसा ही जोश था। उस विचार के साथ वान बाओले ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी धार्मिक कलाकृतियां व्यवस्थित की और काफ़ी गोलियां बेचीं। उस दौरान उसने रोजाना चलने वाले क्रूजरों को देखा जिनमें से प्रत्येक में 3 से 5 लोग सवार थे, जो परतों वाले बादलों के बीच से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, शिष्य जो अपने अपने निर्धारित गढ़ों के लिए सुबह सुबह निकल पड़े थे। जब उसने उन्हें विदा किया तो उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। 3 दिन बाद जब उसने यात्रा के लिए अपनी सारी ज़रूरतें खरीद लीं तो चेन यूटोंग के साथ तय प्रस्थान का दिन आ गया। वान बाओले उस सुबह जल्दी ही अपने गुफा निवास से निकलकर सीधे अनुशासन विभाग की ओर चल पड़ा। वह बहुत उत्साहित था और मिशन के लिए बहुत उत्सुक था। वह जल्द ही अनुशासन विभाग में पहुंच गया और जो पेंग हाई और सन फैंग को देखा। वे दोनों जल्दी ही पहुंच गए थे और चेन यूटोंग और वान बाओले का इंतजार कर रहे थे। सन फैंग खास तौर पर घबराया हुआ लग रहा था। वह जो पेंग हाई के बगल में धीमे, सम्मानपूर्ण लहजे में बात कर रहा था, जबकि उसकी नज़रें हर जगह घूम रही थीं। वान बाओले को देखते ही उसने गहरी सांस ली और वान बाओले की ओर कुछ कदम बढ़ाए। वान बाओले को पास आने का मौका ही नहीं मिला, इससे पहले कि सन फैंग ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां बांध लीं और गहराई से झुककर प्रणाम किया। फैंग सन सीनियर ब्रदर वान का अभिवादन करता है। जब जो पेंग हाई, जो सन फैंग के साथ खड़ा था, ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसे खबर मिली थी कि सन फैंग खुद को फैंग सन कह रहा था। फिलहाल वान बाओले के सामने सन फैंग के व्यवहार को देखने के बाद वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और वान बाओले का अभिवादन किया। उसके व्यवहार में सम्मान की झलक थी। ये देखकर कि सन फैंग कितनी जल्दी लाइन में आ गया था, वान बाओले भी हंसने लगा। उसने सन फैंग के कंधे पर थपकी दी और जो पेंगहाई का गर्मजोशी से अभिवादन किया तथा बाद वाले से जीवंत बातचीत की। जहां तक सन फैंग का सवाल है, उसे लगा जैसे वान बाओले के कंधे पर थपकी से उसका बोझ उतर गया हो।
उसके दिल पर जो भारीपन था उसका एक बड़ा हिस्सा आखिरकार छंट गया। उसका मन उत्साहित और ऊर्जावान था, वह दोनों के पास खड़ा रहा और लगातार सहमति में सिर हिलाता रहा, चाहे वांग बाओले या झोउ पेंगहाई कुछ भी कहें। चेन यूटोंग के भी पूरी तरह सुसज्जित होकर आने में ज़्यादा समय नहीं बीता। उसने वांग बाओले और बाकी लोगों को देखा, हंसा और बिना कुछ कहे अपना क्रूज़र वापस ले लिया। चेन यूटोंग का क्रूज़र वांग बाओले के क्रूज़र से अतुलनीय था। ये निस्संदेह बेहतर गुणवत्ता का था, इसमें 10 लोग बैठ सकते थे और इसे पूरी तरह चांदी से रंगा गया था। इसका केवल रूप ही असाधारण था। चलें। अपने हाथ की एक लहर के साथ चेन यूटोंग जहाज पर चढ़ गया। वांग बाओले ने उनका अनुसरण किया, उसके बाद झोउ पेंगहाई और अंत में नम्रह सन फेंग। जब सभी लोग जहाज पर एकत्र हो गए तो चेन यूटोंग ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें चमक उठीं। सब लोग इस मिशन के लिए एक टीम के रूप में एक साथ मिलकर काम करें। मुझे उम्मीद है कि जब हम वापस लौटेंगे तो कोई भी पीछे नहीं रहेगा। ऐसा कहने के बाद चेन यूटोंग की आत्मा क्यों ही अचानक खुल गई। ऊर्जा जो वांग बाओले और बाकी के साधना स्तर से कहीं अधिक थी, सच्ची सांस के क्षेत्र का शिखर तुरंत विस्फोट हो गया और क्रूज़र के साथ विलीन हो गया। इससे क्रूज़र में कंपन हुआ और एक अविश्वसनीय प्रणोदक बल पैदा हुआ। क्रूज़र ने पलक झपकते ही एक विशाल दूरी पार कर ली। वांग बाओले क्रूज़र के बीच में खड़े हो गए और एक ग्रीन फॉरेस्ट झील की ओर मुड़ गए, जो दूरी बढ़ने के साथ तेजी से सिकुड़ती गई। उन्होंने एक धीमी, गहरी सांस ली। मिशन के प्रति उनका दृढ़ संकल्प और संकल्प उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से चमक रहा था। चेन यूटोंग का क्रूज़र प्राचीन मार्शल क्षेत्र और आम लोगों के क्रूज़र से अलग था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो न केवल अपर अकेडमी द्वीप का शीर्ष स्तरीय शिष्य था, बल्कि डिप्टी पवेलियन हेड के लिए दौड़ में एक लोकप्रिय उम्मीदवार भी था और साथ ही ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के शिखर पर एक साधक भी था। चेन यूटोंग की क्रूजिंग गति बहुत तेज थी। साथ में प्राथमिक गढ़ और अपर अकेडमी द्वीप के बीच की विशाल दूरी के बावजूद अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कुछ ही घंटे लगेंगे। इसकी तुलना में अगर वांग बाओले ने लोअर अकेडमी द्वीप पर क्रूज़र लिया होता तो यात्रा का समय बहुत लंबा होता। आखिरकार उन्हें कई खराब मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसका हर तरीका क्रूज़र की गति को प्रभावित करता। केवल चेन यूटोंग जैसे क्रूज़र ही अपने असाधारण साधना स्तर के कारण प्रतिकूल मौसम के अधिकांश हिस्सों को अनदेखा कर सकते थे और सुरक्षित रूप से गुजर सकते थे। बेशक मौसम और वातावरण में कुछ ऐसे बदलाव थे जिनसे चेन यूटोंग के क्रूज़र को भी बचना पड़ा। राक्षसों के खतरे के लिए हालांकि संघ की भूमि के भीतर क्रूर जानवर मौजूद थे, उनमें से अधिकांश प्राचीन मार्शल क्षेत्र के थे। ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के जानवर आमतौर पर कमज़ोर रहते थे। संघ ने अपने क्षेत्र के सभी जानवरों को खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये लगभग असंभव कार्य था। हर साल स्पिरिट क्यूई द्वारा पोषित सामान्य जानवर बड़ी संख्या में क्रूर जानवरों में बदल जाते थे। अगर संघ इस पर अपना मन लगा दे तो ये पूरी तरह से असंभव कार्य नहीं होगा। हालांकि अज्ञात कारणों से संघ ने केवल ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के क्रूर जानवरों पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। हर साल एक विशेष विभाग लक्षित विनाश का संचालन करता था। कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जो संघ के साथ एक दूसरे के पिछवाड़े से दूर रहने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए थे। अभी चेन यूटोंग का क्रूज़र बादलों के बीच से गुजरा। दूर से कोई भी नीले आसमान में सफ़ेद रंग की एक लकीर देख सकता था। साथ ही ध्वनि अवरोध के टूटने की गड़गड़ाहट की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। यह एक विशाल जानवर की दहाड़ की तरह थी, भयानक और विस्मयकारी। क्रूज़र के अंदर चेन यूटोंग और वांग बाओले डेक के सामने खड़े थे, दूर की ज़मीन को निहार रहे थे। तेजी से गुजरने वाली ज़मीन पर एक के बाद एक शहर दिखाई दे रहे थे। दुर्भाग्य से ज़्यादातर खंडहर हो चुके थे और अतिक्रमण करने वाले जंगलों ने उन पर कब्जा कर लिया था। कुछ बार वे उन शहरों के अवशेष देख सकते थे जो कभी शहर हुआ करते थे। जब जानवरों का युद्ध छिड़ा तो मानव जाति युद्ध में हारने वाली थी। आधी से ज़्यादा आबादी मर गई, चेन यूटोंग ने धीरे से कहा, जब शहर के खंडहरों का नज़ारा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। मैंने उस युद्ध के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। उस समय फेडरेशन कैंप में सभी विभिन्न राजनीतिक ताकतों में तब तक पहुंचे उच्चतम साधना स्तर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र था, कोई भी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया था। दूसरी ओर राक्षसों के शिविर में 3 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के जानवर राजा थे। सौभाग्य से संकट के उस निर्णायक क्षण के दौरान फेडरेशन में किसी ने अंततः फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र को तोड़ दिया और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में कदम रखा। ये वह था जिसने युद्ध का रुख मोड़ दिया। तब दिव्य आयुध अस्तित्व में आया। दिव्य आयुध के लिए अन्य राजनीतिक ताकतों के साथ साथ राक्षसों से लड़ने के बाद 4 महान दाव कॉलेज अंततः विजयी हुए। दिव्य आयुध के प्रकट होने के परिणामस्वरूप फेडरेशन की निर्णायक जीत हुई। फेडरेशन ने 7 प्राथमिक गढ़ बनाए और सभी जानवर राजाओं को मार डाला। हालांकि वे जानवरों को विलुप्त करने में विफल रहे, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम लगातार आगे बढ़ेंगे और सुधार करेंगे, हमारे पैरों के नीचे ये ग्रह एक दिन पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। चेन यूटोंग की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी।
वांग बाओले भावनाओं के रोलर कोस्टर का अनुभव कर रहे थे। वह बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि आगे की जमीन पर एक गढ़ दिखाई दे रहा है। यह एक पहाड़ी घाटी पर स्थित था। भयंकर दिखने वाले स्पाइक्स, धातु की काली काली गढ़ की दीवारें, स्पाइक्स के भीतर कई रिंग के आकार के प्लेटफॉर्म पर नुमिनस ट्रेजर ग्रेड की भव्य तोपों से लैस गढ़ एक भयावह आभा बिखेरता था जो किसी को भी अंदर तक हिला देता था। गढ़ में अनगिनत योद्धा और उनके शरीर से निकलने वाली हिंसा की हवा समान रूप से आतंक पैदा करने वाली थी। क्या हम यहाँ हैं? वांग बाओले ने तुरंत देखा। चेन यूटोंग, झोउ पेंगहाई और सन फैंग ने भी ऐसा ही किया। यह एक छोटा गढ़ है। थोड़ा आगे वाला 7वां प्राथमिक गढ़ है जिस पर हमें रिपोर्ट करना है। चेन यूटोंग ने एक नज़र डालने के बाद धीमी आवाज में कहा। ये तो बस एक छोटा गढ़ है। वांग बाओले दंग रह गया। उसने जल्द ही कई और गढ़ देखे जो उसके आगे देखे गए गढ़ जैसे थे। भले ही उन्हें छोटा कहा जाता था, लेकिन वास्तव में प्रत्येक गढ़ का आकार और पैमाना बहुत बड़ा था। वे अक्सर पर्वत श्रृंखलाओं पर बने होते थे और प्राथमिक गढ़ की तरह दिखते थे। साथ में गढ़ों ने एक अनियमित नाकाबंदी बनाई। 1 घंटे के भीतर चेन यूटोंग ने घोषणा की कि 7वां प्राथमिक गढ़ उनके ठीक सामने है। वांग बाओले ने विस्मय में दूर पर्वत श्रृंखला पर धरती को हिला देने वाली बड़ी धातु की दीवार को देखा। कोई भी शब्द भावनाओं के तूफान का वर्णन नहीं कर सकता जो वह अनुभव कर रहा था। वांग बाओले अंदर तक हिल गया। उसके सामने का किला, जिसका आकार और परिमाण उन कई छोटे छोटे किलों से कहीं ज्यादा था जिन्हें उन्होंने देखा था, और शाही द्वार जो स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा देता हुआ प्रतीत होता था, ने उसकी निगाहों को बंदी बना लिया। कमजोरी और लड़खड़ाने के इस सटीक क्षण में उसने देखा राजसी गढ़ की दीवारों के भीतर से आसमान में उठते हुए धुएं के बादलों के छल्ले जो लगातार आसमान की ओर चढ़ते जा रहे थे। शाश्वत धुएं का संकेत, अनंत धुआं संकेत 30 मीटर से अधिक ऊपर उठा। दूर से देखने पर शानदार और पास से देखने पर विस्मयकारी दिखाई दे रहा था। कोई भी इसका स्रोत नहीं देख सकता था या यह नहीं समझ सकता था कि यह कैसे बना। जो स्पष्ट था वह था छल्ले जो लगातार और अंतहीन रूप से स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, नीले आसमान में फैल रहे थे और आसमान में सर्पिल में बदल गए। यह ऐसा था जैसे आकाश पर एक विशाल आंख लटकी हुई हो। धुएं के संकेत के भीतर एक धरती को हिला देने वाली आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया जा सकता था, जिसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि यह ट्रिगर होने पर पहाड़ों को समतल कर सकती है। यहाँ तक कि वांग बाओले और चेन यूटोंग जैसे सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक भी तुरंत विघटित हो जाएंगे। 9वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध, सबसे शक्तिशाली धार्मिक आयुध जिसे संघ वर्तमान में तैयार करने में सक्षम है। चेन यूटोंग ने गहरी सांस ली। उसके बगल में वांग बाओले की सांस भी तेज हो गई। धुएं का संकेत वास्तव में एक चौंका देने वाला दृश्य था। हालांकि ये राजसी शाही द्वार, धातु की दीवारों के चारों ओर कील युक्त खाए और शाही द्वार से परे झुलसी हुई भूमि का विस्तार और बहुत अलग आध्यात्मिक ऊर्जा से अतुलनीय था जो एक ऐसी दुनिया की बात करता था जो संघ से बिल्कुल अलग थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो आदिमता, पागलपन और हिंसा से भरी हुई लगती थी। 7वां प्राथमिक गढ़, वांग बाओले ने खुद से कहा। उनका क्रूजर ऊंची गढ़ की दीवारों के पास पहुंचा और सरनी गठन द्वारा खींचा गया अचानक सारी शक्ति खो दी। यह एक अदृश्य हाथ द्वारा उठाए जाने और फिर अनगिनत शिविरों के बीच दीवारों के भीतर रखे जाने जैसा था। जैसे ही वे नीचे उतरे, दूरी में 1 दर्जन या उससे अधिक क्रूजर तेजी से आ गए। वे वांग बाओले और बाकी लोगों की तरह विभिन्न कॉलेजों से शिष्य थे। क्रूजर भी इसी तरह सरनी द्वारा खींचे गए और एक के बाद एक उतरे। शिविर स्थल विशाल था और इसमें 1 लाख योद्धाओं को समायोजित किया जा सकता था। क्रूजर के उतरने पर वांग बाओले और बाकी लोग उतर गए। एक योद्धा तुरंत उनके पास आया, सलामी दी और उन्हें ले गया। वांग बाओले गंभीर हो गए क्योंकि उन्होंने गंभीर माहौल को महसूस किया। चेन यूटोंग और अन्य लोगों के साथ उन्होंने कई परीक्षाओं से गुजरा और उसी योद्धा द्वारा दूसरे टैंक के सामने ले जाया गया। यहाँ पंजीकरण करने के बाद आपको अपने अपने मिशन प्राप्त होंगे। आप सभी को आपकी अमूल्य मदद के लिए धन्यवाद। उन्हें वहां ले जाने वाला योद्धा एक युवा व्यक्ति था। उसने बोलना समाप्त किया और फिर उन्हें फिर से सलामी दी। मानवता के लिए। चेन यूटोंग, वांग बाओले और बाकी टीम ने अपनी मुट्ठी बांधी और सम्मानपूर्वक सलामी का जवाब दिया। युवा योद्धा मुड़ा और अन्य नए लोगों का स्वागत करने चला गया। टेंट के बाहर 100 लोग इंतजार कर रहे थे। उनमें से हर कोई ट्रू ब्रीथ क्षेत्र में था। उन्होंने अलग अलग पोशाक पहनी थी जो अलग अलग दाव कॉलेजों से आए थे। कुछ उत्साहित थे, कुछ घबराए हुए थे और अन्य चुप थे। कुछ लोग दूर के जंगली जंगल को बार बार देख रहे थे। उनकी आंखों में ठंडी रोशनी थी। चेन यूटोंग ने वांग बाओले से फुसफुसाते हुए कहा, हमारे यहाँ 4 दाव कॉलेजों से काफ़ी लोग आए हुए हैं। वांग बाओले ने सिर हिलाया। उसने देखा कि परीक्षाएं देने के बाद और भी लोग आए हुए थे। इंतजार करते करते समय धीरे धीरे बीतता गया। चेन यूटोंग वहाँ के लोगों में से एक था। कतार में उनके आगे या पीछे खड़े लोगों ने उसे पहचान लिया और नमस्ते कहने के लिए आगे आए।
कुछ लोग इथरियल दाव कॉलेज के अपर अकेडमी आइलैंड से थे, लेकिन अन्य 3 दाव कॉलेजों से भी काफ़ी लोग थे। चेन यूतोंग ने उन सभी का मुस्कुराकर अभिवादन किया। वह बहुत ही शालीन और आकर्षक था, उनके साथ हंसता और बातें करता था। बातचीत के दौरान वह वांग बाओले को अंदर लाता और उनसे उनका परिचय कराता। झोउ पेंगहाई और सन फैंग केवल ईर्ष्या से चेन यूतोंग को देख सकते थे, जो दोस्तों से घिरा हुआ था, साथ ही वांग बाओले, जिस पर चेन यूतोंग का लगातार ध्यान रहता था। वे एक ही लीग में नहीं थे। चेन यूतोंग और 4 दाव कॉलेजों में उनके व्यापक सामाजिक नेटवर्क के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। हालांकि वे जल्द ही यह जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि वांग बाओले दोस्त बनाने की अपनी क्षमता में समान रूप से सक्षम लग रहे थे। वांग बाओले, ये वांग बाओले है। चेन यूतोंग ने जिन लोगों से उनका परिचय कराया, उनके लिए वांग बाओले मुस्कुरा रहे थे और मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। धीरे धीरे 4 दाव कॉलेजों के कई नए शिष्यों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। ये वे लोग थे जिन्होंने स्पिरिट ब्रीथ विलेज में परीक्षा में भाग लिया था और सभी अपने अपने कॉलेजों की उच्च अकादमियों में शिष्य बनने के लिए आगे बढ़े थे। वे वांग बाओले को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए और कुछ ने नमस्ते कहने के लिए उनसे संपर्क किया। जैसे जैसे ये सब चलता रहा, चेन यूतोंग की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने चेन यूतोंग को खींचा और धीमी आवाज में पूछा, जूनियर भाई बाओले, ये लोग आपको अजीब नज़रों से देख रहे हैं। उन्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, असल में वे सभी सोचते हैं कि मैंने स्पिरिट ब्रीथ विलेज में उनकी किस्मत लूट ली है, वांग बाओले ने लगभग आत्मसंतुष्ट होकर कहा। उन्होंने संक्षेप में बताया कि स्पिरिट ब्रीथ विलेज में क्या हुआ था। झोउ पेंगहाई और सन फैंग ने विस्मय और भय से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो उनके सामने एक ईश्वरीय आकृति को देख रहे हों। कहानी सुनने के बाद चेन यूतोंग के चेहरे पर भी एक भाव आ गया। उसे लगा जैसे उसने अपने इस जूनियर भाई के बारे में बिल्कुल नई समझ हासिल कर ली है। उसने वांग बाओले के कंधे पर थपथपाया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक नए आगमन के बैच में एक नवागंतुक, एक लड़की, ने वांग बाओले को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वांग बाओले, लड़की ने वाइट डियर दाव कॉलेज के वस्त्र पहने हुए थे। उसकी सुंदर छोटी छोटी विशेषताएं चमकती बादाम के आकार की आंखों और दांतों के पीसने से खराब हो गई थीं। ली यी, वांग बाओले ने अपना सिर घुमाया और उत्साह से हाथ हिलाया। ये लड़की ली यी थी। उसने वांग बाओले को घूरा, सूंघा और उसे अनदेखा करते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। चेन यूतोंग, जो अपने सामने ये दृश्य देख रहा था, ने वांग बाओले से सवालिया लहजे में फुसफुसाते हुए कहा, क्या स्पिरिट ब्रीथ विलेज में कोई ऐसा भी है जिसे तुम जानते हो? हाँ, ये लड़की बहुत दुष्ट है। वह मुझे नंगा करना चाहती थी। सौभाग्य से मैं सावधान था, वरना मैं खतरे में पड़ जाता, वांग बाओले ने विलाप किया। चेन यूतोंग ने अपना मुंह खोला, मानो कुछ कहना चाहता हो। कुछ क्षण बीत गए और शब्द नहीं बन रहे थे। उसने बस अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। झोउ पेंगहाई और सन फैंग के लिए वे एक बार फिर शब्दों से परे स्तब्ध थे। अगले समय तंबू के बाहर प्रतीक्षा कर रहे लोग एक दूसरे को जानने लगे। सामने कतार में खड़े लोग तंबू में प्रवेश कर गए और जब वे फिर से दिखाई दिए तो उन्होंने अपने क्रूजर वापस ले लिए और चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे पंजीकरण ने उन पर सरणी गठन के प्रभावों को दूर कर दिया हो। अंत में वांग बाओले के आगे की पंक्ति के लोग भी तंबू में चले गए। जल्द ही उनकी बारी आने वाली थी। तभी दूर से एक चीख गूंजी। ध्वनि अवरोध के टूटने का विस्फोट हवा में गूंज उठा। यह एक कान चीरने वाली आवाज थी जिसने इसे सुनने वाले सभी को दर्द पहुंचाया। वे ऊपर देखने के लिए मजबूर थे और जब उन्होंने देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। वांग बाओले ने जल्दी से अपना सिर उठाया। गढ़ की दीवार के पार, जंगल के ऊपर आसमान में 3 विशालकाय उड़ने वाले जानवर सीधे गढ़ की ओर बढ़ रहे थे। तीनों उड़ने वाले जानवरों के विशाल रूप थे जो 30 मीटर से ज्यादा फैले हुए थे। उनके सर्प जैसे शरीर तंतुओं से ढके हुए थे, जबकि उनकी पीठ पर अनगिनत जोड़े पंख उगे हुए थे। वे तेज और क्रूर दिख रहे थे। खेती की ऊर्जा की तरंगों ने सभी के दिलों में भय पैदा कर दिया। खेती की ऊर्जा चेन यूतोंग की ऊर्जा से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। जैसे ही जानवर आसमान में भागे, गढ़ की दीवार हिल गई। भीतर से प्रकाश की 3 किरणें फूटीं। उनकी शक्ति धरती को हिला देने वाली थी। ऐसा लगा जैसे वे स्वर्ग को ही भेद सकती हैं। जहां से प्रकाश गुजरता, वे अपने रास्ते में चिलचिलाती गर्मी छोड़ जाते। तीनों उड़ने वाले जानवरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रकाश उनके शरीर को भेदता हुआ निकल गया और जानवर धूल के बादलों में फट गए, तुरंत मर गए। वह अग्नि देवता की तोप है, चेन यूतोंग ने उत्साह से भरी आंखों से कहा। संघ ने अपने सभी शीर्ष स्तरीय धार्मिक आयुध साधकों को इकट्ठा किया, जिन्होंने सैकड़ों असंख्य खजानों पर शोध किया और उन्हें एक साथ मिलाकर अंततः विनाशकारी शक्ति वाली एक महान तोप तैयार की। यही वह मिशन है जो दाव कॉलेज ने हमें दिया है, अग्नि देवता तोप की रक्षा और मरम्मत करना। वांग बाओले अग्नि देवता तोप की विनाशकारी शक्ति से अचंभित रह गया।
फिर उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के योद्धाओं ने हंगामे के दौरान एक बार भी अपना सिर नहीं उठाया था। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद योद्धाओं के लिए, जो साल भर यहाँ तैनात रहते थे, ऐसी घटनाएं एक आम दृश्य थीं। यही तो सीमा है, वांग बाओले ने खुद को शांत किया। उसने अग्नि देवता तोप को देखा था जिसके बारे में चेन यूटोंग ने पहले आसमान में यात्रा करते समय बात की थी। जैसे ही वह गहरे विचारों में डूबा, तंबू में घुसे लोगों का एक समूह बाहर निकल आया। उन्होंने वांग बाओले और उसके दोस्तों को विदाई दी, अपने क्रूजर वापस लिए और चले गए। चेन यूतोंग ने गहरी सांस ली और वांग बाओले की ओर देखा। वे दोनों एक के बाद एक तंबू में घुस गए। झू पेंगहाई और सन फैंग ने जल्दी से अपने आश्चर्य और विस्मय की भावनाओं को दबा लिया और तेजी से उनका पीछा करने लगे। तंबू बहुत बड़ा नहीं था। दो तरफ 4 योद्धा खड़े थे। बीच में एक मेज थी और मेज के पीछे एक युवती बैठी थी। वह वर्दी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर सतर्कता और योग्यता का भाव था। एक अधिक मेहनती पर्यवेक्षक उसकी आंखों में अदम्य जंगलीपन को पहचान सकता था। झू पेंगहाई और सन फैंग की आंखें चमक उठी जब उन्होंने युवती को देखा। चेन यूतोंग अविचलित रहा। जहां तक वांग बाओले का सवाल है, वह स्तब्ध था। यह नहीं, वांग बाओले ने अवचेतन रूप से अपनी नाक को छुआ। ये ठीक नहीं चल रहा था। उनके सामने खड़ी युवती जो लू निकली। जो लू ने वांग बाओले को भी देखा। वह जरा भी हैरान नहीं दिखी। उसने नामों की सूची पहले ही हासिल कर ली थी और जानती थी कि वांग बाओले आने वाला है। उसकी आंखें बर्फ की तरह जमी हुई थीं। उसने वांग बाओले को देखा, फिर हंसी। वांग बाओले, मुझे याद है। उसके शब्दों ने झू पेंगहाई, सन फैंग और चेन यूटोंग को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने एक साथ वांग बाओले की ओर देखा। इस गढ़ में वांग बाओले को पहचानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। अगर यह वांग बाओले के चरित्र के आधार पर इथरियल दाओ कॉलेज होता तो उसका प्रवेश बिना किसी सवाल के हो सकता था, लेकिन वह अब दुश्मन के इलाके में था। क्षणिक वापसी में कोई शर्म की बात नहीं थी। उसने आश्चर्य और भ्रम के साथ जो लू को देखा। सुंदर महिला, क्या आप मुझे जानती हैं? वांग बाओले के शब्दों को सुनकर जो लू की सांस रुक गई। उसे उम्मीद थी कि वांग बाओले इनकार करेंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे सुंदर महिला कहेगा। तारीफ से उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। वह नाक भान सिकुड़ने लगी। हालांकि ये बदला लेने का समय नहीं था। उसने वांग बाओले को घूरा और चेन यूटोंग की ओर मुड़ी, अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसे सलाम किया। आप सीनियर ब्रदर चेन यूटोंग होंगे। अगर आप चाहें तो कृपया मुझे इथरियल दाओ कॉलेज द्वारा जारी किया गया जैद संदेश दे दें, जो लू ने अनुरोध किया। उसकी सैन्य स्थिति के बावजूद चेन यूटोंग जैसे व्यक्ति के लिए अधिक शिष्टाचार की आवश्यकता थी। उसके साधना स्तर के साथ साथ उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी विचार करना था। किसी व्यक्ति को धार्मिक आयुध मंडप के उपमंडप प्रमुख के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कॉलेज के बाहर उसकी स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए। चेन यूटोंग ने अपने विचारों और भावनाओं को एक तरफ रखा, आगे बढ़ा और जैद संदेश प्रस्तुत किया। जो लू के कम साधना स्तर के बावजूद वह विनम्र और सम्मानजनक था। चेन यूटोंग के लिए जो लू की सकारात्मक भावनाएं काफ़ी बढ़ गईं। चेन यूटोंग का एक सज्जन व्यक्ति जैसा दिखना भी मददगार था। वह बहुत ही विनम्र और शिष्ट था। इस तरह के दर्जे और साधना स्तर के साथ वह इथरियल दाओ कॉलेज के ऊपरी अकादमी द्वीप में कई महिला और पुरुष शिष्यों की पूजा का पात्र था। इसके बावजूद वह अकेला और रोमांटिक उलझनों से मुक्त रहा। जो लू और चेन यूटोंग के बीच आदान प्रदान सुचारू रूप से आगे बढ़ा। इथरियल दाओ कॉलेज के संदेश को सेना द्वारा तेजी से निष्पादित किया गया। उन्हें एक छोटे से गढ़ में तैनात करने की व्यवस्था की गई थी। 20 टाइड्स के बीच उन्हें उस गढ़ में फायर गॉड तोप की मरम्मत और उसे बहाल करने का काम सौंपा जाएगा। मिशन की पुष्टि होने और उन्हें सेना द्वारा जारी सुरक्षित यात्रा जैड पर्ची मिलने के बाद चेन यूटोंग, वांग बाओले और बाकी लोगों के साथ शिविर से बाहर चले गए। जो लू ने वांग बाओले की पीछे हत्ती पीठ पर एक बर्फीली नज़र डाली और चुपचाप उपहास किया। मैं, जो लू, उन लोगों में से नहीं हूं जो व्यक्तिगत गलतियों का बदला लेने के लिए सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। अगर मैं ऐसा होता तो उसे जिंदा चमड़ी उधेड़ना आसान काम होता, लेकिन मैं अपना बदला जरूर लूंगा। आखिरकार उसने वांग बाओले से नज़रें हटा लीं और अपना काम जारी रखा। बाहर टैंक से निकलकर और एक बार फिर क्रूजर पर सवार होकर मिशन के लिए निर्धारित छोटे गढ़ की ओर जाने की तैयारी में चेन यूटोंग, झू पेंगहाई और सन फैंग ने वांग बाओले को देखा। बाद के 2 लोगों को लगा कि यह कोई सवाल पूछने की उनकी जगह नहीं है, लेकिन चेन यूटोंग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और आखिरकार बोल पड़ा। बाओले, तुम निश्चित रूप से अभी उस महिला अधिकारी को जानते हो। क्या तुम उससे स्पिरिट ब्रीथ विलेज में भी मिले थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने तुम्हें भी नंगा करने की कोशिश की हो? ये सही नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि वह 4 दाव कॉलेजों की ऊपरी अकादमी में नामांकित थी। अगर वह होती तो वह इतनी कम उम्र में सेना में शामिल नहीं हो पाती। ये किसी परिवार के कबीले द्वारा की गई कोई व्यवस्था होगी। चेन यूटोंग ने संदेह से वांग बाओले को देखा।
वांग बाओले ने खांसी निकाली। यहाँ कोई और नहीं था। उसने अब और सच्चाई नहीं छिपाने का फैसला किया। हताश होकर उसने कहा, उसका नाम झोउ लू है। उसने मुझे नंगा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने एक बार उसके नितंब पर लात मारी थी। मुझे याद है कि उसने तब कुछ चमड़ी तंग पहना हुआ था। लात की वजह से उसका एक गाल दूसरे से बड़ा हो गया था, आड़ू लौकी में बदल गया। वांग बाओले का वर्णन बेहद सजीव था। बाकी तीनों के दिमाग में जो कुछ हुआ था उसकी एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरी। झोउ पेंगहाई और सन फैंग के पास तब हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे वांग बाओले को घूरते रहे और यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि उनके सामने खड़ा मोटा आदमी महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के मामले में एक निश्चित शिखर पर पहुंच गया था, जिसने उन्हें धूल में मिला दिया। चेन यूटोंग ने वांग बाओले के कंधे पर थपकी देने से पहले तीखे ढंग से मुस्कुराया। उसने धीरे धीरे और बहुत इरादे से बात की। बाओले, महिलाएं परेशान करने वाली होती हैं। मेरी सलाह है कि भविष्य में उनसे दूर रहना। वे बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करती हैं। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी बात मान लो। वांग बाओले को लगा कि चेन यूटोंग ने जो कुछ कहा उसमें कुछ अजीब था। उन्हें इस पर विचार करने का कोई मौका नहीं मिला, इससे पहले कि वे जिस क्रूज़र पर सवार थे वह निर्दिष्ट छोटे गढ़ तक पहुंच जाए। छोटा गढ़ एक पहाड़ की चोटी पर बना था। दूर से देखने पर गढ़ पूरी तरह से काला दिखाई देता था और एक विशाल धातु के अर्धचंद्र जैसा आकार का था। ये सैकड़ों मीटर ऊंचा था और 3000 मीटर से ज्यादा फैला हुआ था। आदिम जंगल की ओर वाला भाग एक चाप की तरह घुमावदार था, इससे सैकड़ों शाखाएं फैली हुई थीं और एक चांद के आकार के मंच पर समाप्त हो गई थीं। पूरी संरचना एक चम्मच की तरह दिख रही थी। प्रत्येक गोल मंच के ऊपर एक विशाल अग्नि देव तोप खड़ी थी जो 30 मीटर ऊपर आसमान की ओर उठी हुई थी। प्रत्येक गोल मंच पर हजारों की संख्या में कई योद्धा तैनात थे। कुछ योद्धा अग्नि देवता तोप की बुनियादी मरम्मत के लिए जिम्मेदार थे, अन्य को जानवरों की ज्वार के दौरान राक्षसों को भगाने और राक्षसों को अग्नि देवता तोप को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने से रोकने का काम सौंपा गया था। ये व्यवस्था इसलिए तय की गई क्योंकि एक ओर अग्नि देवता तोप की रखवाली की आवश्यकता थी और दूसरी ओर अग्नि देवता तोप के ढहने से एक विस्फोटक आत्मा विनाशकारी बल उत्पन्न होगा, जिसका अर्थ था कि इसे गढ़ के बहुत पास नहीं रखा जा सकता था। साथ ही गढ़ के दोनों ओर पर्वत श्रृंखला के उत्थान और पतन के भीतर एक पारदर्शी अवरोध देखा जा सकता था। ये पर्वत श्रृंखला के साथ बहता था और दोनों छोर की ओर फैलता था। यह एक सुरक्षा कवच की तरह था जो न केवल जंगली इलाकों से आने वाले जानवरों के खिलाफ सुरक्षा उपाय के रूप में काम करता था, बल्कि दोनों छोर पर दो दूर के गढ़ों के लिए एक कड़ी के रूप में भी काम करता था। यदि कोई सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हो और अपने सामने के दृश्य पर अपनी नजरें झुकाए तो वह देखेगा कि हर एक छोटा गढ़ छोटे छोटे धब्बों की तरह था जो केंद्रीय 7वें प्राथमिक गढ़ को घेरे हुए था और एक सुरक्षात्मक सरणी संरचना की विशाल और झिलमिलाती चमक के भीतर बैठा था। बीस्ट टाइड्स के आक्रमण से बचाव के अलावा छोटे गढ़ों को 7वें प्राथमिक गढ़ को लक्षित करने वाले सरणी संरचना हमलों से रक्षा करने के मिशन का भी काम सौंपा गया था। बीस्ट टाइड चाहे जहां से भी आया हो, सरणी संरचना हमलों से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा जो उन्होंने जादू से बनाई थी विभिन्न छोटे गढ़ों में फैल जाएगी। इस तरह की रणनीति ने सुरक्षात्मक सरणी संरचना की स्थिरता को मजबूत किया। परिणामस्वरूप हर छोटा गढ़ राक्षसों की नज़र में एक संभावित उल्लंघन बिंदु बन गया। यही कारण था कि प्रत्येक छोटे गढ़ को अपने स्वयं के अग्नि देव तोपों से सुसज्जित किया गया था। हालांकि संख्या प्राथमिक गढ़ों जितनी बड़ी नहीं थी, फिर भी उनकी संख्या सैकड़ों में थी। इसके अलावा एक टेलीपोर्टेशन संरचना भी थी, इसलिए एक पल की सूचना पर बैकअप भेजा या प्राप्त किया जा सकता था। 7वें प्राथमिक गढ़ के तहत ये विनाशकारी छोटे गढ़ सैकड़ों की संख्या में थे। साथ में उन्होंने संघ के 7वें शाही द्वार का निर्माण किया। वे एक अभेद्य दीवार की तरह थे जो आज तक अनगिनत जानवरों की ज्वार की परीक्षा में खड़ी थी, प्रत्येक युद्ध के अंत में प्रबल रही। उड़ता हुआ क्रूजर नीचे उतरा और गढ़ में उतरा। वांग बाओले और उनके दोस्तों ने कमांडर इंचार्ज से मुलाकात की जो एक बड़ी दाढ़ी वाला एक मजबूत भारी आदमी था, और भीड़ में खुद को शांत किया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान वांग बाओले के पास साधना के लिए मुश्किल से ही कोई समय था। उन्होंने चेन यूटोंग के नेतृत्व का अनुसरण किया और अग्निदेव तोपों के एक हिस्से का निरीक्षण किया। 4 दाव महाविद्यालयों के कई शिष्यों को भी इस छोटे से गढ़ में नियुक्त किया गया था। युद्ध साधकों की संख्या बहुमत में थी, लेकिन कई कीमिया और सरणी गठन साधक, साथ ही अन्य विषयों के साधक भी मौजूद थे। हर किसी का अपना कार्य था। धार्मिक आयुध साधकों को अग्निदेव तोपों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम सौंपा गया था, जिसमें वांग बाओले का समूह भी शामिल था, जिनकी संख्या 1 दर्जन या उससे अधिक थी। वे सभी तोपों की मरम्मत के लिए फैल गए। केवल 30 तोपें वांग बाओले के समूह की देखभाल में थीं। यह एक छोटी संख्या थी, हालांकि अग्निदेव तोप बहुत जटिल मशीन थी। उन 3 दिनों के दौरान वांग बाओले ने लगातार मशीनों का अध्ययन और निरीक्षण किया। वह शुरू से ही तोप की संरचना से चकित था। प्रत्येक अग्निदेव तोप 100 से अधिक असंख्य खजानों से निर्मित की गई थी।
प्रत्येक न्यूमिनस ट्रेजर मशीन का एक हिस्सा था। जब फायर गॉड तोप को सक्रिय किया गया तो इसकी शक्ति सभी न्यूमिनस ट्रेजर के योग से भी अधिक थी। ये ठीक ऐसी जटिलता के कारण था कि जब चीजें गलत हो जाती थीं तो साधारण साधक प्रबंधन करने में असमर्थ थे। योद्धा न्यूमिनस ट्रेजर की मरम्मत करने के लिए योग्य नहीं थे। यहाँ तक कि वांग बाओले, झोउ पिंगहाई और सन फैंग भी केवल सहायक के रूप में काम कर सकते थे। मरम्मत और बहाली का प्राथमिक कर्तव्य चेन यूटोंग पर था। हालांकि वांग बाओले पहले से ही न्यूमिनस ट्रेजर को गढ़ने में सक्षम थे। इस तरह इन 3 दिनों के अध्ययन के दौरान समग्र न्यूमिनस ट्रेजर के बारे में उनकी समझ तेजी से बढ़ी, जिसने चेन यूटोंग को भी चकित कर दिया। बाद में इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्होंने वांग बाओले को मरम्मत कार्य स्वतंत्र रूप से करने दिया। इससे टीम का कार्यभार काफ़ी हद तक कम हो गया। ऐसा व्यस्त कार्य 1 सप्ताह तक जारी रहा। सभी फायर गॉड तोपों का निरीक्षण करने और आवश्यक भागों की मरम्मत और प्रतिस्थापन करने के बाद ही वांग बाओले की टीम को राहत मिली। इस समय उनका मिशन लगभग आधा पूरा हो चुका था। अब बस इतना ही बाकी था कि बीस्ट टाइड्स के दौरान तोपों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। बीस्ट टाइड्स से पहले के समय में चेन यूटोंग ने अपना अधिकांश समय दूसरे दाओ कॉलेजों के अन्य शिष्यों के साथ दोस्ती करने में बिताया। झोउ पिंगहाई ने भी उत्सुकता से उनका अनुसरण किया, जबकि सन फैंग ने सैन्य अधिकारियों के साथ दोस्ती की। वांग बाओले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सेना के कमांडरों के बजाय योद्धाओं से अधिक लगाव था। सप्ताह के दौरान कई मौकों पर उन्होंने पाया कि कई योद्धा प्राचीन मार्शल क्षेत्र में थे। वे स्पष्ट रूप से उनके मुकाबले के नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उनकी ओर देखा तो उनकी आंखें प्रशंसा के साथ साथ सुरक्षात्मकता से भरी हुई थीं। सुरक्षा की तलाश नहीं, बल्कि वांग बाओले की रक्षा करना, या अधिक सटीक रूप से वांग बाओले जैसे साधकों की रक्षा करना। वांग बाओले का बार बार ऐसे सुरक्षात्मक स्वभाव से सामना होना उसे बहुत हिलाकर रख देता था। साधक होने के बावजूद इन प्राचीन मार्शल क्षेत्र के योद्धाओं ने अभी भी उसकी रक्षा करने के बारे में सोचा। उनकी नज़र में साधक कम और दुर्लभ थे, वे आशा के प्रतीक थे, उन्हें हर कीमत पर संरक्षित किया जाना था। ऐसे साधक जो अग्निदेव तोपों का निर्माण और पुनर्स्थापन कर सकते थे, और भी अधिक। जैसे जैसे वांग बाओले को धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ, उसके भीतर एक अजीब और अवर्णनीय भावना जाग उठी। उसने अपनी उम्र के कई योद्धाओं को देखा, उनमें से कई के शरीर पर युद्ध के निशान थे और उनके धार्मिक कलाकृतियों पर निशान थे जो अनगिनत क्षति और मरम्मत की बात करते थे। जब वह दाओ कॉलेज में साधना कर रहा था तो ये लोग राक्षसों के साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई में उलझे हुए थे। ये वे योद्धा थे जिन्होंने साधकों को परिपक्व और मजबूत बनाने और आम लोगों के लिए अधिक शांतिपूर्ण जीवन के बदले में अपना खून और जीवन दिया। यही कारण था कि जैसे जैसे काम धीमा होता गया, वांग बाओले ने इन योद्धाओं से संपर्क करना चुना और अपनी पूरी क्षमता से धार्मिक कलाकृतियों की खामियों को ठीक किया और उनका इलाज किया। उनके काम और उनके चरित्र ने धीरे धीरे योद्धाओं के साथ उनकी परिचितता को बढ़ावा दिया। एक दूसरे से परिचित होने के बाद कई मौकों पर वांग बाओले साधक के रूप में अपनी स्थिति को भूल गया। जब वह योद्धाओं की संगति में था तो वह अलग था। आओ, वह कौन था जिसने कहा कि मैं उसे हाथ की कुश्ती में नहीं हरा पाऊंगा? चलो आज इसे परखते हैं। हारने वाला सबके मुजिद होता है। खुले चौक पर बैरकों के बाहर, जिसमें 100 से ज्यादा योद्धा थे, हंसी और जयकारे जोर से गूंज रहे थे। वहां वांग बाओले बैठे थे। उन्होंने अपने सामने एक मोटी मांसपेशियों वाले, मुंह बिचकाते हुए आदमी की मुट्ठी मेज पर पटक दी और गर्व से चिल्लाया। चारों ओर हंसी गूंज उठी। जल्द ही निंदक वांग बाओले के साथ हाथ की कुश्ती के एक और दौर के लिए आगे बढ़ गए। वे सभी शुरू में ही सहमत हो गए थे कि वांग बाओले को अपनी आत्मा क्यूई का उपयोग नहीं करना था, वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा कर सकता था। जो योद्धा आगे बढ़े वे सभी पल्स संवर्धन स्तर के शिखर पर थे। एक के बाद एक वे चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वांग बाओले से हार गए। दोस्ताना मजाक का दौर शुरू हो गया। वांग बाओले, क्या तुम सच में एक धार्मिक शस्त्र साधक हो और युद्ध साधक नहीं? मैंने सुना है कि 4 महान दाओ महाविद्यालयों के युद्ध साधक अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने में कुशल थे। कभी नहीं सुना कि धार्मिक शस्त्र साधक भी ऐसे ही थे। भीड़ की बात सुनकर वांग बाओले ने अपने पेट पर थपथपाया। ये सब मेरे अच्छे दिखने की वजह से है। तुम्हें पता है कि अच्छे दिखने वाले लोग आमतौर पर कितने प्रतिभाशाली होते हैं? वांग बाओले हंसा। उसने इस मिलनसार माहौल में खुद को मुक्त करना शुरू कर दिया। उसने स्नैक्स का एक बैग निकाला और चबाना शुरू कर दिया। वांग बाओले की बातें सुनकर आसपास के योद्धाओं की हंसी बढ़ गई। चिढ़ाना और भी बढ़ गया, लेकिन वांग बाओले की चमड़ी मोटी थी और वह दोस्ताना छेड़छाड़ से अछूता था। उसने और भी स्नैक्स निकालकर योद्धाओं को बांटना शुरू कर दिया। जल्द ही सभी लोग एक साथ बैठकर स्नैक्स खा रहे थे। वांग बाओले, मैं तुम्हारे स्नैक्स यूं ही नहीं खाऊंगा। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी एक बहन है। जब मैं घर जाऊंगा तो मैं उससे तुम्हारा परिचय करा दूं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन वाकई बहुत सुंदर है।
वह तगड़ा आदमी जो पहले वांग बाओले से हार गया था मुस्कुराया और बड़े गर्व के साथ बोला। इस दौरान वह वांग बाओले के स्नैक्स खा रहा था। वांग बाओले कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह काफी समय से जीवित था, ये पहली बार था जब उसे इस तरह की किसी चीज का सामना करना पड़ा था। तुम मेरी मंगनी करने की बात कर रहे हो? उस आदमी और वांग बाओले के बीच बातचीत सुनकर भीड़ ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया। वह आदमी शायद उन लोगों की संख्या भूल गया था जिनसे उसने कहा था कि वह अपनी बहन से परिचय कराएगा। जैसे ही कोई उसे कोई उपकार करता या कोई उपहार देता, वह तुरंत अपनी बहन से उस व्यक्ति का परिचय कराने के बारे में सोचने लगता। अब उनके द्वारा इसका उल्लेख करने पर सभी लोग उन पर अंतहीन चिढ़ाने लगे। बाकी सबकी बातें सुनने के बाद वांग बाओले को यह सब कुछ मज़ेदार लगा। मोटी मांसपेशियों वाला आदमी हंसा और बिना किसी शर्मिंदगी के अपने मुंह में खाना डालता रहा। वहां बहुत सारे लोग एक साथ नाश्ता कर रहे थे। कुरकुरे की आवाज़ें कई गश्ती योद्धाओं का ध्यान खींच रही थीं। वांग बाओले को देखकर वे भी हंस पड़े। इस दौरान वांग बाओले का नाम बैरक में दूर दूर तक फैल चुका था। ऐसा कोई नहीं था जो उसे न जानता हो। वह दूसरे साधकों से अलग था। योद्धा मूर्ख नहीं थे, वे देख सकते थे कि वांग बाओले उनके साथ दोस्ती करने में ईमानदार था और उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक था। उसके आने के बाद से गढ़ में पहले से कहीं ज्यादा हंसी सुनाई देने लगी थी। इसने सैन्य अधिकारियों के साथ साथ बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज का भी ध्यान खींचा। वांग बाओले के बारे में उनकी धारणा गहरी होती चली गई। आधा महीना सौहार्दपूर्ण तरीके से बीत गया। जैसे ही वांग बाओले ने योद्धाओं के समूह में खुद को पूरी तरह से आत्मसात किया, जानवरों की लहर आ गई। एक रात अचानक एक तीखी, कान फाड़ देने वाली सीटी बज उठी, जिसने पूरे गढ़ में आराम कर रहे हर व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। वे बाहर निकल आए और गढ़ के बाहर आसमान की ओर देखने लगे। वांग बाओले साधना में बहुत व्यस्त थे। उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और तुरंत अपने निवास से बाहर आ गए। उन्होंने तीखे अलार्म को सुना और गढ़ में मौजूद कई योद्धाओं को चम्मच जैसी संरचना और गढ़ से जुड़े मंचों की ओर तेजी से और संगठित तरीके से मार्च करते हुए देखा, जहां सैकड़ों अग्नि देवतोपें रखी हुई थीं। उनके सामने का दृश्य संयम की खुराक जैसा था। उनका शरीर थोड़ा कांप उठा और अचानक गति में आ गया। जब वे गढ़ की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने बाहर की ओर देखा। एक पल में उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। गढ़ के बाहर आदिम जंगली इलाकों में आकाश और धरती के बीच उबलता हुआ कोहरा दिखाई दे रहा था। कोहरे के भीतर कोई भी व्यक्ति कई क्रूर दिखने वाले जानवरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जानवरों का झुंड दहाड़ता और गरजता हुआ सीधे गढ़ की ओर बढ़ रहा था। जानवर 3 से 7 मीटर लंबे थे। वे दिखने और गति में एक दूसरे से अलग थे, लेकिन वे सभी क्रूरता और जंगलीपन से भरे हुए थे। वे खून की गंध ले जा रहे थे जो हवा में भर गई थी। वे गंदे थे और उनका रूप अजीब भयानक था। कुछ 2 सिर वाले भेड़िए थे या कुछ मगरमच्छ थे जिनके शरीर से अनगिनत हड्डियों के कांटे निकल रहे थे। कुछ विचित्र दिखने वाले जानवर भी थे जो वांग बाओले की पहचान से बच गए। उनमें से एक जानवर 20 मीटर ऊंचा था। चाहे वह उग्र भालू हो, विशालकाय हाथी हो या फिर डायनासोर जैसे विशालकाय जानवर हो, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वांग बाओले को विशेष रूप से यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने दूर के बीच टाइड में क्या देखा था। 30 मीटर ऊंचे विशालकाय जानवर जो आकाश को चीरने वाली पेड़ की शाखाएं पकड़े हुए थे, उनके आकार हर कदम पर दिलों में भय पैदा कर रहे थे। जैसे जैसे वे पास आए, धरती कांप उठी। गढ़ पर खड़े होकर वांग बाओले अपने पैरों के नीचे पहाड़ों से होकर बढ़ते हुए कंपन को महसूस कर सकता था। आसमान में भयंकर जानवरों के दलदल एक काले गरजने वाले बादल की तरह इकट्ठा हुए और 20 टाइड के साथ जमीन पर पहुंचे। वे एक बड़ी बाढ़ की तरह थे जो उनके सामने खड़ी हर चीज को बहाकर ले जाने और नष्ट करने की धमकी दे रहे थे। ये वांग बाओले के लिए पहली बार 20 टाइड देखना और जानवरों की इतनी बड़ी भीड़ को देखना था। उसने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया और जानवरों की संख्या संभवतः 1 मिलियन से ज्यादा थी। यहाँ तक कि भीड़ में सबसे कमजोर दिखने वाले जानवर भी शारीरिक मुहर स्तर पर एक से मुकाबला कर सकते थे, और कई अन्य लोगों का तो कहना ही क्या जिन्होंने वांग बाओले को एक सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक का सामना करने का आभास दिया। इस तरह के दृश्य ने न केवल वांग बाओले के दिमाग को झकझोर दिया, बल्कि इसने 4 दाव कॉलेजों के साधकों में भी गहरा भय पैदा कर दिया जो अपने पहले 20 टाइड में भाग ले रहे थे। तभी गढ़ के भीतर से बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज की ओर से हिंसा और क्रूरता से भरी एक गरजती हुई गर्जना उठी। इतना छोटा 20 टाइड, उन्हें हमारे फायर गॉड तोप का एक गोला मारो और उन्हें दिखाओ कि हमारे पास क्या है। बिग बीर के शब्द पूरे गढ़ में गूंज रहे थे। गढ़ के बाहर प्रत्येक मंच पर जहां 100 से अधिक अग्निदेव तोपें बैठी थीं, योद्धा तोपों के चारों ओर इकट्ठा हुए और गोलीबारी की। पूरा गढ़ हिंसक रूप से हिल गया। 100 या उससे अधिक अग्निदेव तोपों से गड़गड़ाहट जैसी गर्जना उठी। जैसे ही ध्वनि ने हवा को हिला दिया, तोपों से विस्फोट फूट पड़े। विस्फोट के बाद ऐसा लगा जैसे किसी धातु के जानवर की दहाड़ हो। जैसे ही 100 अग्निदेव तोपों ने एक साथ फायर किया, प्रकाश की किरणें अस्तित्व में आईं।
प्रकाश की किरणों में मोटी स्पिरिट क्यूई का संचार हुआ और एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति निकली जो माप से परे भयानक थी। यहाँ तक कि एक ट्रू ब्रीथ रियल साधक भी इस तरह के तोप के विस्फोट से बच नहीं पाएगा, वे तुरंत बिखर जाएंगे। और अब एक ही समय में 100 से अधिक अग्निदेव तोपों ने फायर किया, जिसकी शक्ति बहुत अधिक थी, इसने किसी को भी अंदर तक हिला दिया। वांग बाओले ने देखा कि प्रकाश की सैकड़ों किरणें बाहर निकलीं और आश्चर्यजनक गति से बीस्ट टाइड से टकराईं। एक पल में आसमान बदल गया, जबकि धरती हिलने लगी। हवा की लहरें बाहर की ओर लुढ़क गईं, जैसे कि गढ़ में एक बवंडर चल रहा हो, जिससे सभी के बाल बिखर गए। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं, उसके कान तेज हो गए और वह उस जगह को घूर रहा था जहां प्रकाश की किरणें गिर रही थीं। जंगल की जमीन का विस्तार पूरी तरह से बिखर गया था। एक के बाद एक जानवरों ने भयंकर चीखें निकाली और धूल में बदल गए। आसमान में अंधेरा छा गया। एक विशालकाय जानवर को तोप के विस्फोट से सीधा झटका लगा और वह तुरंत गिर गया। हवा में मौजूद लगभग 1/3 खतरनाक जानवर अग्नि देवता की तोप के विस्फोटों से नष्ट हो गए। थोड़े समय में अग्नि देवता की तोप के विस्फोट बंद हो गए। युद्ध का मैदान झुलसी हुई जमीन का विस्तार था और विस्फोट से बीस्ट टाइड बिखर गया था। हालांकि बचे हुए जानवरों की क्रूर चीखें और खून की प्यास कम नहीं हुई। भीड़ कम हो गई और तेजी से आगे बढ़ी। वे सीधे गढ़ की ओर बढ़े। एक नासमझ भीड़। बिग बियर्ड ने नाक भान सिकुड़ी और आदेश दिया, अग्नि देवता की सेना, इच्छानुसार गोली चलाओ। बड़े जानवरों को निशाना बनाओ, मैं चाहता हूं कि वे सभी खत्म हो जाएं। पहली सेना, तुरंत भेजो। सैन्य अधिकारियों ने बिग बियर्ड के आदेशों का पालन किया। जल्द ही वांग बाओले ने गढ़ के द्वार से 1 लाख योद्धाओं को बाहर निकलते देखा। 100,000 योद्धाओं ने कवच पहन रखे थे और धार्मिक कलाकृतियां थामे हुए थे। जैसे ही हवा में खून की प्यास साफ दिखाई देने लगी, 4 दाव कॉलेजों के लड़ाकू साधक भी बाहर निकल आए। वे गढ़ के सामने मैदान में जानवरों से भिड़ गए और नरसंहार शुरू हो गया। अग्नि देवता की तोपों ने इधर उधर गोली चलाई। उनके निशाने पर 20 मीटर ऊंचे जानवर थे। युद्ध के मैदान पर स्थिति अस्थिर लग रही थी। हालांकि वास्तव में बीस्ट टाइड तेजी से टूट रहा था और बिखर रहा था। 4 दाव कॉलेजों के एरे फॉर्मेशन साधकों के साथ साथ बीस्ट टैमिंग साधकों ने भी कदम बढ़ाया। युद्ध के मैदान में भयंकर अराजकता फैल गई। वांग बाओले और अन्य दिव्य आयुध साधकों के पास अपने अपने कार्य थे। उन्हें अपने अपने प्रभार के तहत अग्निदेव तोपों की मरम्मत करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि तोपें शीर्ष स्थिति में रहें। चेन यूटोंग ने तनावग्रस्त जोऊ पेंगहाई और एक सन फैंग का नेतृत्व किया, जो 20 अग्निदेव तोपों की देखभाल करने के लिए भारी सांस ले रहा था। वांग बाओले को खुद 10 तोपों का प्रभार दिया गया था। वांग बाओले युद्ध के मैदान पर नजर रखते हुए तोपों का निरीक्षण करते हुए एक मंच से दूसरे मंच पर चले गए। जानवरों और मनुष्यों की दहाड़, साथ ही विस्फोटों के धमाके उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे खुद को पहले के सदमे से शांत किया। युद्ध की लालसा ने अपनी जगह ले ली। उसके हाथ की एक लहर से 9 मच्छर प्रकट हुए। वे उसकी हथेली के भीतर से युद्ध के मैदान की ओर भागे। चलो मेरे मच्छरों के काटने का परीक्षण करते हैं। जानवरों की त्वचा मोटी और रोएदार दिखती है। यकीन नहीं होता कि यह काम करेगा या नहीं। दिव्य आयुध साधक के लिए खतरे बहुत अधिक नहीं थे। हालांकि उनकी तकनीकी क्षमताओं पर बहुत अधिक दबाव था और काम की मात्रा बहुत अधिक थी। यह विशेष रूप से वांग बाओले के लिए सच था, जो 10 अग्निदेव तोपों के प्रभारी थे। वह एक ही मंच पर बहुत अधिक समय नहीं बिता सकते थे। प्रत्येक निरीक्षण के बाद उन्हें अगले मंच पर जल्दी जाना पड़ता था। उन्हें एक ही समय पर अग्निदेव तोपों पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती थी, जिसमें कोई खराबी हो सकती थी। किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करना होता था। यदि खराबी ऐसी थी जिसे वह ठीक नहीं कर सकता था, तो उसे चेन यूटोंग की तत्काल मदद के लिए चिल्लाना पड़ता था। यदि वह अगले मंच पर जाने से पहले गढ़ में वापस लौटता तो समय की बर्बादी होती। वांग बाओले ने अपना क्रूजर वापस लिया और गढ़ के बाहर मैदान के चारों ओर उसे उड़ाया, 10 प्लेटफार्मों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए। फिर वह सांस लेने में कामयाब रहा और अपने मच्छरों को बुलाया। वह उनके लिए एक परीक्षण विषय की तलाश करने वाला था। तभी अग्निदेव तोपों में से एक हिलने लगी और अस्थिरता का अनुभव करने लगी। वांग बाओले ने मच्छरों को नियंत्रित करने का अपना प्रयास एक तरफ रख दिया और उस मंच की ओर दौड़ पड़े जहां अस्थिर अग्निदेव तोप थी। उन्होंने मच्छरों को ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के जानवरों को डंक मारने का एक सरल आदेश दिया। फिलहाल उन्हें संभालने का समय नहीं था। 9 मच्छरों ने शिकार की तलाश में युद्ध के मैदान में तेजी से अपना रास्ता बनाया। उन्होंने जल्द ही एक लक्ष्य पर निशाना साधा। यह एक तेंदुए के रूप में एक जानवर था। ये प्राचीन मार्शल क्षेत्र को पार कर गया था। इसके शरीर से निकलने वाली आभा ट्रू ब्रीथ क्षेत्र की थी। इसका भयानक रूप युद्ध के मैदान में तेजी से आगे बढ़ा। जानवर बेहद चालाक था। इसने 4 दाव कॉलेजों के लड़ाकू साधकों के हमलों से बचने के लिए प्राचीन मार्शल क्षेत्र के योद्धाओं की तलाश की। एक छलांग के साथ यह आगे बढ़ता, इन योद्धाओं का गला काटता और पलक झपकते ही भाग जाता।
वर्तमान में तेंदुआ अपनी आंखों में एक ठंडी चमक लिए हुए था, क्योंकि वह 4 दाव महाविद्यालयों के लड़ाकू साधकों के एक और हमले से बचता हुआ अपने होठों को चाट रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और एक मांसल मध्यम आयु वर्ग के योद्धा के गले पर टिक गईं। वह आदमी एक प्राचीन मार्शल क्षेत्र के जानवर के साथ भयंकर युद्ध में था। जैसे ही वह बाहर निकला, अचानक आसपास के क्षेत्र में 9 मच्छर दिखाई दिए। वे जानवर पर बिना देखे ही उतर गए। इसकी सूंड, जिसकी लंबाई पहले रोएदार त्वचा में घुसने में असमर्थ लग रही थी, अचानक लंबी हो गई, रोएदार त्वचा को भेदते हुए सीधे तेंदुए के शरीर में जा घुसी। 9 मच्छरों ने पानी पिया और अगले ही पल वे उड़ गए। जैसे ही वे दूर उड़े, एक कठोर चमकदार रोशनी फूट पड़ी। तेंदुआ, जो मध्यम आयु वर्ग के बलवान पर हमला कर रहा था, अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। छलांग लगाते समय उसका शरीर ऐंठ गया और एक दर्द भरी चीख उसके गले से निकली। लपकता हुआ वह शरीर कांप उठा और बिना किसी कारण के अचानक अपना रास्ता बदल लिया और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। तेंदुआ जमीन पर गिर पड़ा और पागलों की तरह चीखने लगा। उसका शरीर जमीन पर लगातार तड़प रहा था, उसके पंजे खुद को खरोंचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे हर जगह बेकाबू खुजली हो रही हो। यह एक असाधारण खुजली थी जो हड्डियों से होते हुए आत्मा की गहराई तक पहुंच रही थी। इससे तेंदुआ, जो कि एक सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक से प्रतिद्वंद्वी था, पीड़ा में चीखने लगा। उसका युद्ध कौशल लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर और बाहर अनगिनत कीड़े उसे काट रहे हों। उसकी आंखों से डर के भाव निकल रहे थे। जानवर ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। खुजली अवर्णनीय थी। वह केवल पागलों की तरह चीख सकता था। उसकी चीखें दूर तक नहीं जा सकीं। जानवर के अजीब व्यवहार ने 4 दाव कॉलेजों में से एक के एक लड़ाकू साधक का ध्यान आकर्षित किया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी तलवार सीधे तेंदुए के माथे में घुसा दी। क्या स्थिति है, ये देखकर कि कैसे तेंदुआ हमले से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, खुद को तुरंत मारे जाने दे रहा था, लड़ाकू साधक स्तब्ध रह गया। हालांकि वह इस पर और अधिक विचार नहीं कर सका और तुरंत पीछे हट गया और दूसरे जानवर पर हमला कर दिया। ये घटना विशाल महासागर में एक छोटी सी लहर की तरह थी, जिसने बहुत कम ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि खराब हो चुकी अग्निदेव तोप का निरीक्षण करने में व्यस्त वांग बाओले में भी मच्छरों के साथ घुलने मिलने की ऊर्जा नहीं थी। 9 मच्छर युद्ध के मैदान में अपनी उड़ान जारी रखते थे। युद्ध के मैदान में हिंसा व्याप्त थी। खून की गंध हवा में भारी हो रही थी, जबकि क्रोध की चीखें युद्ध के मैदान में गूंज रही थीं। चोटें और मौतें बहुत थीं। हालांकि 9 मच्छर न केवल फुर्तीले थे बल्कि छोटे भी थे। चाहे साधक हों, योद्धा हो या फिर जानवर, किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। इतनी छुपकर 9 मच्छरों ने वांग बाओले के आदेश को बिना किसी की ओर ध्यान आकर्षित किए पूरी तरह से पूरा किया। वे एक के बाद एक अपने सामने आने वाले सच्चे सांस क्षेत्र के जानवरों को पागलों की तरह डंक मारने लगे। धीरे धीरे युद्ध के मैदान में अजीबोगरीब घटनाओं की एक श्रृंखला हुई। कई सच्चे सांस क्षेत्र के जानवर, जो एक पल पहले ठीक दिखाई दे रहे थे और बड़ी वीरता के साथ भयानक युद्ध में लगे हुए थे, अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और एक दर्दनाक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़े, बेकाबू होकर छटपटाने लगे, जैसे कि खुजली को खुजलाने की कोशिश कर रहे हों। जो लोग खुजली तक पहुंच सकते थे, वे अवर्णनीय खुजली को खुजलाने लगे, जैसे कि आत्मक्षति का अभ्यास कर रहे हों, जब तक कि उनकी त्वचा फट न जाए और मांस फट न जाए। जो खुजली को कम नहीं कर सके, वे पागल उन्माद में उड़ गए। अपने चीखने वाले पागलपन में वे मित्र और दुश्मन में अंतर नहीं कर पाए। अंधाधुंध तरीके से अपने आसपास के जानवरों पर हमला किया और उन्हें फाड़ दिया। एक अलग दृश्य खुद को दोहराना शुरू कर दिया, जल्दी और बड़ी संख्या में। यह एक महामारी की तरह था और इसने कई लोगों का ध्यान और आश्चर्य आकर्षित किया। क्या हो रहा है? ये जानवर क्या पागल हो गए हैं? वे क्या कर रहे हैं? खुजली खुजला रहे हैं? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? योद्धा और साधक दोनों ही आश्चर्य में चिल्लाने लगे, क्योंकि इस तरह के अजीबोगरीब जानवरों का व्यवहार अधिक से अधिक हो रहा था। यह विशेष रूप से अग्नि देवता तोप के मंच पर योद्धाओं के लिए था। उनके ऊंचे पदों ने उन्हें एक शानदार दृश्य दिया। उनमें से हर कोई अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध था। उन्होंने जानवरों के साथ अनगिनत लड़ाइयां झेली थीं, पूरे साल जानवरों से लड़ते रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जहां तक वांग बाओले का सवाल है, उन्होंने अभी अभी अग्नि देवता तोप की मरम्मत पूरी की थी। जब उन्होंने अविश्वासपूर्ण चीखें सुनी तो उन्होंने आश्चर्य में अपना सिर उठाया। उस समय आकाश में उड़ता हुआ एक जानवर मच्छर के काटने से गिर गया। वह हवा में दर्द से चीख उठा और उसके पंख जम गए। एक दर्दनाक चीख के साथ वह जमीन पर जोर से गिरा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब जानवर नीचे गिरा तो कोई भी अपनी आंखों से उसके शरीर को सूझते हुए साफ देख सकता था। जब ये दृश्य सभी के होश उड़ा रहा था तो वांग बाओले का शरीर थोड़ा हिल गया और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई, जो मुश्किल से ध्यान देने योग्य थी। आत्मा की हुई उसके शरीर के भीतर रखे म्यान में प्रवाहित हुई। उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया, मच्छरों की दृष्टि के क्षेत्रों के साथ विलीन हो गया।
पूरे युद्ध के मैदान का दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया। आगे नियंत्रण का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके बजाय वान बाओले ने देखा कि मच्छरों ने एक के बाद एक ट्रू ब्रीथियन जानवर को तेजी से काटा और फिर उड़ गए, जिससे काटे गए जानवर चीखने लगे, उन्मत्त हो गए। वान बाओले ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह वास्तव में भयंकर है, वान बाओले ने अविश्वास और उत्साह दोनों में खुद से कहा। मच्छरों की दृष्टि के क्षेत्र की सहायता से उसकी नज़र जानवरों के दांतों पर पड़ी और अचानक चमक उठी। हर जगह दांत हैं। ड्रैगन का दांत जिसे मैं बना रहा हूं, उसे बनाने के लिए बहुत सारे जानवरों के दांतों की ज़रूरत है। ये जगह एक खजाने की तरह है। वान बाओले उत्साहित हो गए। उन्होंने तुरंत एक मच्छर को अपने पास लौटने का आदेश दिया। मच्छर के दृष्टि क्षेत्र का उपयोग 10 अग्नि देवतोपों की निगरानी के लिए किया जाएगा। जैसे ही वह अपने सामने युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा, उसका रूप धुंधला हो गया। उसकी उपस्थिति ने कई योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। वे अपनी चिंता को चिल्लाने वाले थे, लेकिन वान बाओले उनसे बहुत तेज थे। वह लगभग तुरंत युद्ध के मैदान में दिखाई दिए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक उग्र भालू जैसा जानवर उसकी ओर दौड़ा, चिल्लाया। वान बाओले ने छलांग लगाते समय उसके बगल में टेलीपोर्ट किया, अपना बायां हाथ उठाया और उग्र भालू के निचले जबड़े को पकड़ लिया। उंगलियों के एक मोड़ के साथ भालू का मुंह खुल गया। यह कोई बुरा दिखने वाला दांत नहीं है। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। उसका दाहिना हाथ सीधे अंदर गया, एक दाढ़ को पकड़ा और बिना किसी दया के उसे तोड़ दिया। उसके हाथ की एक लहर से 7 से 8 उड़ती हुई तलवारें उड़ीं और उस चीखते हुए जानवर का सिर काट दिया। फिर वह तेजी से भाग गया। जो योद्धा वान बाओले को पुकारने वाले थे, उन्होंने पूरा दृश्य देखा। वे चौंक गए और सदमे में वान बाओले को घूरने लगे। वह उग्र भालू एक सच्ची सांस क्षेत्र का जानवर था। वान बाओले के सामने वह कागज के एक पतले टुकड़े की तरह कमजोर और नाजुक लग रहा था। वान बाओले ने उत्साह से दांत को अपने स्टोरेज बैग में फेंक दिया। अग्नि देव तोपों पर तैनात मच्छर की सहायता से उसने जांच की कि तोपें ठीक से काम कर रही हैं। दूसरे मच्छरों की दृष्टि के क्षेत्र का उपयोग करते हुए वह युद्ध के मैदान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चला गया। जल्द ही अपने दांत खोने वाले जानवरों की भयानक चीखें युद्ध के मैदान में गूंज उठीं। उनकी चीखों के बीच वान बाओले की खुशी की चीखें थीं। ये दांत काम आएगा। अरे, ये दाढ़ खराब नहीं है। ये दांत नुकीला लग रहा है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। वान बाओले युद्ध के मैदान में एक मोटे भूत की तरह इधर उधर घूमता रहा। वह उन जानवरों के सामने प्रकट हुआ जिन्हें उसके मच्छरों ने काटा था, दांत निकाले और जानवरों को मार डाला। उसकी हरकतें तेज और तरल थीं, जैसे कोई गुजरता हुआ बादल या बहता हुआ पानी जो अगले ही पल गायब हो गया हो। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोगों ने इस तरह के दृश्य को देखा। चाहे योद्धा हों, चारदाव महाविद्यालयों के लड़ाकू साधक हों या गढ़ में रहने वाले बहुत से लोग हों, सभी ने वान बाओले को हमला करते और दांत निकालते देखा। वान बाओले को किस तरह का शौक है दांत निकालना। चूंकि उनमें से हर एक के चेहरे पर एक अजीब भाव था, इसलिए वे समान रूप से आश्चर्यचकित भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वान बाओले के सिर के पीछे आंखें हों। युद्ध के मैदान की अराजकता के बीच उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं और उसके कान सब कुछ सुन रहे थे। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक मोटा लोच की तरह जो उन जानवरों की पकड़ से फिसल गया जो उसे बार बार घेरने की कोशिश करते थे। जब वह हमला करता तो वह बिना चूके एक दांत निकाल लेता। उससे लड़ने वाला हर जानवर एक अजीब खुजली के कारण चीखता हुआ गिर जाता और जवाबी हमला करने की अपनी क्षमता खो देता। 2 घंटे के छोटे अंतराल में वान बाओले के हाथों मरने वाले जानवरों की गिनती 30 तक हो गई। उसने रास्ते में प्राचीन मार्शल क्षेत्र के जानवरों की एक बड़ी संख्या को नष्ट कर दिया था। उसके शरीर की संख्या कई लड़ाकू साधकों से अधिक थी और उसके युद्ध कौशल को देखने वाले कई साधकों के दिलों में प्रतिद्वंद्विता की ज्वाला भड़क उठी। इस प्रकार उनके हमले तेज हो गए। अचानक गढ़ के किनारे खड़े लोग माप से परे डरावने लगने लगे। भले ही वान बाओले के मच्छरों को कुछ नुकसान हुआ हो, लेकिन जब तक उसकी आत्मा क्यूई खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसके पास मच्छरों की एक अनंत संख्या थी। वह युद्ध में और भी ज्यादा भयंकर हो गया और उसके दांत निकालने के तरीके और भी ज्यादा कारगर हो गए। एक संक्षिप्त नज़र से वह जानवर के दांतों का आकलन कर सकता था और यह निर्धारित कर सकता था कि उसे जड़ से कैसे निकाला जाए। क्या ये हो सकता है कि मैं दंत चिकित्सा में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हूँ? वान बाओले ने आश्चर्यचकित होकर बड़बड़ाया। वह तेजी से एक हरे चमड़े वाले शेर जैसे जानवर के पास पहुंचा। जानवर का रूप स्पष्ट रूप से सूजा हुआ था और अपने मूल आकार से बड़ा हो गया था। वह जमीन पर छटपटा रहा था, खुजली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वान बाओले एक पल में उसके पास पहुंच गया। उसने जानवर के दांत को पकड़ लिया और उसे तोड़ने ही वाला था कि जानवर ने संघर्ष करते हुए दांत से बिजली का एक बोल्ट छोड़ा। ये वान बाओले में जा लगा और उसके शरीर के भीतर क्रिस्टलीकृत स्पिरिट क्यूई से एक किरच निकल गया। लिटिल मिस्सी ब्लैक मास्क के हाथों जो कुछ उसने झेला था, उसकी तुलना में ये बिजली नगण्य थी।
उसका शरीर बिना रुके आगे बढ़ा और एक सीधे खींच के साथ उसने जानवर का दांत निकाल दिया। वांग बाओले ने आत्मसंतुष्टि की गर्म अनुभूति महसूस की। उसने युद्ध के मैदान पर एक नज़र डाली। जानवरों की आधी से ज्यादा भीड़ नष्ट हो चुकी थी और कई जानवर पहले ही पीछे हट रहे थे। जानवरों के ज्वार के उस दौर का अंत निकट था। तभी भूकंपों की एक श्रृंखला ने धरती को हिला दिया। दूर आसमान में पिछले वाले से 10 गुना बड़ा एक आकाश विभाजक बवंडर अचानक प्रकट हुआ। बवंडर का निर्माण धूल और मिट्टी तथा आकाश में जानवरों के झुंडों की हलचल से हुआ था। उन्होंने पृथ्वी को छाया दिया और आकाश को ढक लिया। जैसे जैसे बवंडर तेजी से आगे बढ़ा, झटके और भी तेज होते गए। कोई भी योद्धा या साधक अविचल नहीं रहा। जब वे खड़े थे, स्तब्ध और भयभीत, गढ़ से पहले अलार्म की तुलना में अधिक तीखी और भेदने वाली सीटी की आवाज आई। बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज की आवाज में जल्दबाजी और गंभीरता का स्वर था जो पहले मौजूद नहीं था। उसके शब्द युद्ध के मैदान में फैल गए। पहली सेना और सभी साधक, तुरंत पीछे हट जाओ। सरनी गठन को सक्रिय करो। फायर गॉड आर्मामेंट सोल्जर्स, तोप के गोलों की 5 बौछारों के लिए तैयार रहो। वांग बाओले को पूर्वाभास और खतरे की प्रबल भावना महसूस हुई क्योंकि उसने आदेशों की श्रृंखला सुनी। वह तेजी से पीछे हट गया और जैसे जैसे वह उनके पास से गुजरा, अन्य योद्धाओं को अपने साथ खींचता गया। भीड़ की घबराहट भरी निगाहों के सामने सभी लोग जल्दी से पीछे हट गए। वांग बाओले और चेन यूटोंग गढ़ पर एक साथ खड़े थे। उनकी नज़र दूर की ज़मीनों पर टिकी हुई थी। चाहे वह उस जगह का कितना भी आदी हो गया हो, वह अभी भी उस नज़ारे को देखकर हैरान था। दूर, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, जानवरों की लहर एक बार फिर उठी। इसका आकार पहले की लहर से कम 10 गुना छोटा था और जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, सैकड़ों हजारों जानवर क्षितिज पर फैल गए। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई अंत नहीं है। ये नज़ारा उन सभी लोगों में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त था जो देख रहे थे और उन्हें विश्वास से परे स्तब्ध कर दिया। खून की गंध लेकर तेज हवाएं आगे बढ़ीं, धरती हिलती हुई लग रही थी, उसके पहाड़ डगमगा रहे थे। जानवरों की लहर के भीतर अनगिनत जानवर 20-20 मीटर ऊंचे खड़े थे। 100 मीटर लंबा जानवर भी देखा जा सकता था, एक असली नीला विशालकाय जानवर जो गढ़ पर हमला करते हुए पत्थरों को घसीटता हुआ जा रहा था। अगर यह इसका अंत होता तो शायद यह इतना बुरा न होता, लेकिन अंतहीन बीस्ट टाइड के पीछे 7 अलग अलग स्पिरिट क्यूई उठे। वे स्वर्ग में उठे और ट्रू ब्रीथ क्षेत्र से परे स्पष्ट रूप से शक्ति का उत्सर्जन किया, संभवतः ट्रू ब्रीथ क्षेत्र को धूल में छोड़ दिया। स्पिरिट क्यूई ने उनके दृष्टिकोण में एक भयंकर तूफान बनाया। तूफान के भीतर क्या था, ये स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। हालांकि इसके किनारों पर 7 भयानक जानवर तैर रहे थे। 7 जानवरों के पास अजीब और असाधारण शारीरिक रूप थे और उनके शरीर पर शिलालेख चमकते और चमकते थे। वे पत्थर जैसी संरचनाओं पर हवा में खड़े थे। पत्थर असाधारण लग रहे थे। वे धार्मिक खजाने की तरह थे और एक मजबूत प्रभावशाली आभा दे रहे थे। सभी 7 प्राणियों से उठने वाली भयावह और प्रभावशाली आभा ने सभी को अंदर तक हिला दिया। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र, चेन यूटोंग, जो वांग बाओले के बगल में खड़ा था, ने भारी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। ये 2 शब्द सुनते ही वांग बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे पहले से ही पता था कि सच्ची सांस के दायरे से परे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का दायरा है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के दायरे की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसे पिछले दायरे से अलग करने वाली खाई प्राचीन मार्शल दायरे और सच्ची सांस के दायरे के बीच की खाई से कहीं ज्यादा चौड़ी थी। ये भी कहा जा सकता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के दायरे से परे सच्ची सांस का दायरा प्राचीन मार्शल दायरे से सिर्फ थोड़ा ज्यादा मजबूत था। सच्ची सांस के दायरे के लोग चींटियां नहीं थे, लेकिन उन्हें कुचलना एक आसान काम था। सत्ता में खय ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल संख्याबल से दूर किया जा सके। भले ही ट्रू ब्रीथ रियलम साधकों का एक समूह एकजुट होकर हमला करे, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम प्रतिद्वंद्वी उन्हें खत्म कर देगा। वांग बाओले के भीतर खतरे की एक जबरदस्त भावना उभरी। वह अनुमान नहीं लगा सकता था कि बीस्ट टाइड्स के उस दौर का पैमाना इतना बड़ा होगा। दुश्मन के पास 7 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम बीस्ट भी थे। ये सिर्फ एक छोटा सा गढ़ है और हम पहले से ही ऐसे बीस्ट टाइड का सामना कर रहे हैं। दूसरे गढ़ों के बारे में क्या और प्राथमिक गढ़ क्या, इसका मतलब यह है कि वे जिस बीस्ट टाइड्स का सामना कर रहे हैं वह और भी बड़े पैमाने पर है। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। उसने वह दस्ताना निकाला जिसे उसने एक अनमोल खजाने में परिष्कृत किया था और बिना सोचे समझे उसे पहन लिया। वांग बाओले अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनकी भावनाओं में बदलाव आया। गढ़ में साल भर तैनात रहने वाले योद्धाओं के चेहरों पर भी एक गंभीर भाव था। जैसे ही पूरे गढ़ में तनावपूर्ण माहौल व्याप्त हो गया और जैसे ही उन्मादी जानवरों की लहरें लगातार करीब आ रही थीं, पूरा गढ़ अचानक हिल गया। धातु के गढ़ की दीवारों के बाहरी हिस्से पर कई शिलालेख दिखाई दिए। शिलालेख चमक रहे थे और एक पारदर्शी सुरक्षात्मक अवरोध अचानक दिखाई दिया। अवरोध विस्फोटक बल के साथ बाहर की ओर बढ़ा। जहां यह आगे बढ़ा, गढ़ के बाहर घूमने वाले जीवित जानवर कांप उठे और तुरंत फट गए।
अवरोध की विनाशकारी क्षमताओं को देखकर वान बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक धार्मिक आयुध साधक के रूप में और धार्मिक कलाकृतियों की अपनी समझ के आधार पर वह जानता था कि इस तरह के बड़े पैमाने पर सुरक्षात्मक अवरोध लंबे समय तक नहीं टिक सकते। इस तरह उन्हें केवल अत्यधिक आवश्यकता के क्षणों में ही सक्रिय किया जाता था। ये स्पष्ट था कि गढ़ के प्रभारी बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर ने फैसला किया था कि यह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां अवरोध को सक्रिय करना आवश्यक था। वान बाओले ने देखा कि कैसे अवरोध बाहर की ओर गर्जना करता हुआ 3000 मीटर और आगे बढ़ा, फिर रुक गया, जानवरों की ज्वार के खिलाफ पहली ढाल बनाते हुए। जैसे ही सुरक्षा कवच दिखाई दिया, दुर्जय जानवरों की ज्वार गरजते हुए उस पर टूट पड़ी। बर्बरता और हिंसा उनके स्वभाव का सार थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जानवरों ने लाल आंखों और खून के प्यासे होकर अवरोध को तोड़ दिया। हवा में गड़गड़ाहट की गर्जना गूंज उठी। उनकी साधना के स्तर की परवाह किए बिना हर जानवर जिसने अवरोध को छुआ, खून और क्षत विक्षत मांस के ढेर में गिर गया। पूरे देश में चमकीला लाल खून फैल गया, लेकिन और जानवर मौत से बेखौफ आगे बढ़े। अवरोध कांप उठा और उस पर खून के छींटे पड़ गए। पागलपन को देखकर वान बाओले में भावनाओं की लहर दौड़ गई। तभी अग्निदेव तोपों ने बेतहाशा गोलीबारी शुरू कर दी। तोपों की तेज आवाजें ऐसी लग रही थीं मानो स्वर्ग और धरती एक साथ गर्जना कर रहे हों। प्रत्येक तोप ने 5 धमाके किए, जिससे तोप के 5 गोले बने 5 घातक गोलों की लहरें। प्रत्येक लहर आसमान में सैकड़ों प्रकाश की किरणें थीं। सूर्यास्त का आसमान एक ज्वलंत क्षण में जगमगा उठा। प्रकाश की किरणें बारिश की तरह बरस रही थीं, जो सुरक्षा कवच को चीरती हुई बीस्ट टाइप पर गिर रही थीं। धरती कांप उठी, उसके भूकंप बिना रुके बाहर की ओर लहरें मार रहे थे। जानवरों के झुंड और झुंड तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए और धूल में बदल गए। 500 तोपों की किरणों की विस्फोटक शक्ति ने बाधा के बाहर बीस्ट टाइप के आधे हिस्से को नष्ट कर दिया। जहां तक नजर जाती थी, खून के सागर और लाशों के पहाड़ फैले हुए थे। हालांकि पलक झपकते ही बीस्ट टाइप की अगली लहर आगे बढ़ी और उसने कब्जा कर लिया। जानवरों के झुंड बिना रुके दूर दूर तक इकट्ठा हो गए। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और वे बिना रुके ढाल पर टूट पड़े। ढाल हमले के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो गई, मानो वह अधिक समय तक ऐसे बल का सामना नहीं कर सकती। आसमान में तूफान आ गया। तूफान के किनारे पर स्थित 7 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के जानवर लगातार पास आ रहे थे और उनसे निकलने वाली दमनकारी आभा और भी अधिक क्रूर होती जा रही थी। बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और शाप दिया, क्या फेडरेशन ने छोटे पैमाने पर बीस्ट टाइप की भविष्यवाणी नहीं की थी? बकवास, ये पहली बार है जब मैं इस तरह के अनुपात का बीस्ट टाइप देख रहा हूं। जल्दबाजी में बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज ने प्राथमिक गढ़ को सहायता के लिए एक निवेदन भेजा। हालांकि प्राथमिक गढ़ में स्थिति उतनी ही भयावह थी। वास्तव में हर गढ़ इस समय अभूतपूर्व बीस्ट टाइप का सामना कर रहा था। प्राथमिक गढ़ विशेष रूप से क्योंकि कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के बीस्ट किंग ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। बीस्ट किंग को देखने पर बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज ने तेजी से सांस ली। उसने लाल आंखों से देखा कि जानवरों की भीड़ के हमले के तहत सुरक्षा कवच में फ्रैक्चर दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में क्रूरता चमक उठी। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और एक आदेश दिया, बाधा को स्वयं नष्ट कर दो। चलो इन दुष्ट प्राणियों को एक भयानक झटका देते हैं। अग्निदेव तोपें, तोप के गोले के 10 साल्वो। सरणी गठन सैनिक, सरणी गठन शिलालेख को सक्रिय करें। दूसरी सेना, फ्लाइंग स्वॉर्ड राइट्स। बड़ी दाढ़ी ने अपने आदेश जारी किए। इसके तुरंत बाद जानवरों की लहर को रोकने वाला ढहता हुआ अवरोध फट गया और जानवरों को अचानक ही पकड़ लिया। इसका अचानक विस्फोट एक विशाल तलवार की तरह था। ये जानवरों की चीखों के बीच भूमि पर फैल गया, उनके शरीर को साफ साफ 2 हिस्सों में काट दिया। तभी अग्निदेव की तोपों से लगातार 10 शॉट्स में हजारों तोप की किरणें फूटीं। धरती कांप उठी और हवा की लहरें आसमान में उठीं। किरणें आभासी तलवार के साथ गिरीं और नरसंहार की एक और लहर शुरू हो गई। जानवरों की एक बड़ी भीड़ के विनाश ने अभी भी जानवरों के समुद्र में कोई कमी नहीं की। जानवरों की बढ़ती संख्या, क्रोध से लाल आंखें और खून के लिए चीखना, गढ़ से 3000 मीटर की दूरी को अलग करने वाली बाढ़ की तरह थी। वे पहाड़ की चोटी की ओर भागे जहां गढ़ पागल उन्माद में बैठा था। यदि कोई व्यक्ति गढ़ के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा हो और उसकी निगाहें नीचे हों, तो उसे भयंकर दिखने वाले जानवर झुंड में आगे बढ़ते दिखाई देंगे। उनकी संख्या अनगिनत थी और वे दूर दूर तक फैले हुए थे और सूर्यास्त के अंधेरे आसमान के नीचे उनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। साथ में प्राथमिक गढ़ के अधिकार क्षेत्र में सभी छोटे गढ़ों को उस समय एक ही तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वे जिस जानवर की लहरों का सामना कर रहे थे, वे सभी संघ द्वारा अपेक्षित पैमाने से परे थे। ये सातवें प्राथमिक गढ़ के लिए विशेष रूप से सच था, जहां जानवर की लहरें बहुत ज्यादा थीं और इसमें कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के जानवर राजा की उपस्थिति भी शामिल थी। जानवर राजा की कमान के तहत फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवर भी उतने ही खतरनाक थे और उन्होंने जानवरों की एक बड़ी सेना जुटाई थी। यहां तक कि सातवें प्राथमिक गढ़ को भी खतरे का सामना करना पड़ा।
रक्षा की पूरी 7वीं पंक्ति ने अलार्म बजाया। यह एक आपात स्थिति थी। जिस समय जानवरों की एक बड़ी सेना ने रक्षा की 7वीं पंक्ति पर हमला किया, उसी समय संघ में पहले से छठे प्राथमिक गढ़ और उनके अधीन क्षेत्र भी अपनी कल्पना से परे विशाल जानवरों की सेनाओं से बचाव कर रहे थे। विशेष रूप से चौथा प्राथमिक गढ़ टूटने के कगार पर था। जानवरों की सेनाओं ने इसे मुख्य घुसपैठ बिंदु के रूप में लक्षित किया, 8 जानवरों के राजाओं को संगठित किया। कोई नहीं जानता था कि जानवरों की ज्वार की लहरें इतनी अचानक और इतनी तीव्रता से क्यों आ गई थीं। संघ ने जितनी जल्दी हो सका जवाब दिया। हालांकि युद्ध के मैदान बहुत सारे स्थानों पर फैले हुए थे और वे जो सहायता प्रदान कर सकते थे वह सभी तक नहीं पहुंच पाती। वे केवल चौथे प्राथमिक गढ़ों को सैन्य सहायता को प्राथमिकता दे सकते थे। 4 महान दाव कॉलेज भी सक्रिय थे, साथ ही सेनेटर और विभिन्न गुट भी। हालांकि वे गढ़ों के बाहर युद्ध के मैदानों की ओर नहीं जा रहे थे। उनके दिमाग में यह अर्थहीन होगा। संघ के गुप्त आदेशों के तहत विभिन्न राजनीतिक ताकतों के अत्यधिक कुशल लोग जानवरों की बढ़ती लहरों से उन्हें मिले अवसर का उपयोग करते हुए संघ को छोड़कर आदिम जंगलों में घुसपैठ करेंगे। उनका लक्ष्य आदिम जंगल की भूमि के भीतर जानवरों का समुद्र। ये वह जगह थी जहां जानवरों का आधार था। रणनीति का उद्देश्य एक तरफ घात लगाना था और दूसरी तरफ पीछे से हमला करना था। उन्होंने विभाजित हमलावर बलों से निपटने के लिए दुश्मन को अपने आगे के हमले से पीछे हटने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई। बेशक रणनीति की सफलता दुश्मन की ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े 7 प्राथमिक गढ़ों पर निर्भर थी। वान बाओले रक्षा की 7वीं पंक्ति के साथ एक छोटे से गढ़ में था जो मानव जाति के अस्तित्व की लड़ाई में लगा हुआ था। उसके पास युद्ध की कमान संभालने और उसे निर्देशित करने की क्षमता नहीं थी और न ही उसके पास अजेय साधना थी। एक हद तक वह एक तुच्छ ट्रू ब्रीड शिष्य था। वह भी डर से कांप रहा था और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। हालांकि उसके आसपास के प्राचीन मार्शल क्षेत्र के योद्धा युद्ध में लगे हुए थे। एक साधक के रूप में वह बीस्ट टाइड की लड़ाई से कैसे बच सकता था। चलो ऐसा करते हैं, वान बाओले ने फैसला किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह वापस पॉन्ट क्लाउड रेन फॉरेस्ट में आ गया हो और उसके शरीर से जानलेवा इरादे की लहर फूट पड़ी। वह हवा में उछला, उड़ते हुए क्रूजर पर चढ़ गया और अपने अधीन 10 फायर गॉड तोपों के बीच यात्रा की। उसने बिना आराम किए तोपों का निरीक्षण और मरम्मत की और सुनिश्चित किया कि वे सभी सुचारू रूप से चल रही हों। तभी गढ़ के बाहर जानवरों की अनगिनत लहरें 10,000 फीट की परिधि में घुस आईं और गरजते हुए हमला करने लगीं। बड़ी दाढ़ी वाले सेनापति ने उन्हें आते हुए देखा। पागलपन की एक झलक उसकी आंखों में दिखाई दी और उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे एक हिंसक लहर में घुमाया। एरेरनस, एक गड़गड़ाहट भरी गर्जना उठी। गढ़ के चारों ओर 10,000 फीट की परिधि में एक सरनी संरचना अस्तित्व में आई। 4 दाव कॉलेजों के सरनी संरचना साधकों के साथ साथ सेना के सरनी संरचना स्वामी ने हमला किया, जिससे भूमिगत दफन सरनी संरचना की शक्ति सक्रिय हो गई। एक पल में आत्मा क्यूई 10,000 फीट की परिधि के भीतर स्वर्ग में उड़ गई। सरनी संरचना की रोशनी ने चकाचौंध और अंधा कर दिया। ऐसा लगा जैसे अदृश्य पहाड़ों की शक्ति अचानक उतर आई, एक मजबूत शक्ति में बदल गई जिसने 10,000 फीट की परिधि पर छाया डाल दी। वे जानवर जो 10,000 फीट की परिधि में घुस आए थे, गड़गड़ाहट की गर्जना और व्यूह रचना की चकाचौंध भरी रोशनी में मिट्टी के धंसने लगे थे। उनकी हरकतें धीमी पड़ गईं और अपने संघर्ष में वे बिना किसी फायदे के क्रोध में चिल्लाने लगे। जैसे ही व्यूह रचना के कारण जानवर धीमे हुए, गढ़ के भीतर से तलवारों की एक चौंका देने वाली बारिश हुई। वे तलवारें उड़ती हुई तलवारों की टुकड़ियों की थीं, जिसमें कॉलेजों के सभी लड़ाकू साधक और सेना के साधक शामिल थे। उड़ती हुई तलवारें सीधे 10,000 फीट की परिधि में उड़ गईं। जहां भी वे गुजरी, सब कुछ चीरती चली गईं। तलवारों की उड़ान एक दूसरे से उलझी हुई थी, जिससे तलवारों का एक जाल बन गया। अचानक दर्द की चीखें गूंज उठीं और हवा में ताज़े बहे खून की गंध छा गई। गढ़ के बाहर की जमीन लाल हो गई। दूर से यह मांस और खून का कालीन जैसा लग रहा था। खून और हिंसा हवा में फैल गई। अगर कोई और मौका होता तो लोग उल्टी कर देते, लेकिन युद्ध के मैदान में खून की गंध ने जानवरों को खूनी उन्माद में डाल दिया और लोगों को मारने के लिए मजबूर कर दिया। व्यूह रचना और उड़ती तलवारों के समन्वय ने 10,000 फीट की परिधि को जानवरों के लिए एक निर्जन क्षेत्र में बदल दिया। अग्नि देव तोपों ने थोड़ी मरम्मत के बाद फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। उनके लक्ष्य 10,000 फीट की परिधि से परे जानवर। 10,000 फीट की परिधि के भीतर और उससे परे दोनों क्षेत्र एक जीवित नरक में बदल गए। बड़ी संख्या में चीखते हुए जानवरों को बड़े बड़े टुकड़ों में फाड़ दिया गया। उनके विनाश के दृश्य ने लोगों को कोई खुशी नहीं दी। जब उन्होंने अपना सिर उठाया और दूर के आदिम जंगलों में देखा, तो वे आकाश और पृथ्वी के बीच जानवरों की लहरों को देख सकते थे, एक ऐसा महासागर जो क्षितिज पर अंतहीन रूप से फैला हुआ था। ये दृश्य इतना भारी था कि सभी के दिल डूब गए। बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज ने नज़ारा देखा, फिर एक गहरी सांस ली, इससे पहले कि उसकी आवाज़ पूरे गढ़ में गूंजती। भाइयों और 4 दाव कॉलेजों के दोस्तों, डरो मत। मैं बूढ़ा झांग
10 साल से यहाँ पहरा दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारे जानवरों की लहरें देखी हैं। इसका आकार बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव मुझे बताता है कि जब तक हम इस लहर से बचेंगे और मजबूती से खड़े रहेंगे, जानवरों की लहरें कम होती जाएंगी और कमज़ोर होती जाएंगी। बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज स्पष्ट रूप से भीड़ को भड़काने में माहिर नहीं थे। फिर भी उस दौरान उनके शब्द कई लोगों के लिए उत्साहवर्धक थे और उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जगाते थे। वान बाओले ने भी एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि ऐसे समय में कई लोगों के लिए उम्मीद एक अनमोल वस्तु होती है। वह चुपचाप तेजी से यात्रा करता रहा और अग्निदेव तोपों पर अपना काम जारी रखा। वह जानता था कि युद्ध के मैदान में उसका योगदान नगण्य था। वह केवल ये सुनिश्चित कर सकता था कि उसकी देखरेख में 10 अग्निदेव तोपें अपने विनाश के स्तर को बनाए रखें। लड़ाई जारी रही, जमीन कांप उठी और पहाड़ हिल गए। 1 घंटा धीरे धीरे बीत गया। एक सामान्य दिन में जो समय बीत जाता, वह युद्ध के मैदान में धीरे धीरे बीतता हुआ प्रतीत हुआ। जानवरों की लहरें बेरहम थीं, उनकी संख्या अनगिनत थी। हालांकि सरनी गठन, तलवारों की धार और अग्निदेव तोप की गोलीबारी के संयुक्त विनाशकारी बल के तहत दोनों शिविर एक नाजुक संतुलन पर पहुंच गए। नरसंहार के दौर के बावजूद क्रूर जानवरों का एक हिमस्खलन आगे बढ़ना जारी रहा। केवल 10,000 फीट दूर से ही उन्हें रोका गया। भले ही जानवर सफलतापूर्वक अग्निदेव तोपों को चकमा दे दें, वे सरनी गठन और उड़ती तलवारों द्वारा मारे जाएंगे। जानवरों का शिविर इस संतुलन को जारी रखने के लिए चुप नहीं रहेगा। वान बाओले के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। जैसे ही वह अग्निदेव तोप की मरम्मत करता रहा, उसने अपना सिर उठाया और दूर के तूफान के साथ साथ 7 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवरों को देखा, जो अभी तक हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़े थे। जिस क्षण उसकी नज़र तूफान पर पड़ी, उसकी पुतलियां सिकुड़कर चुभने लगीं। उसने देखा कि तूफान अचानक फैल गया और बादलों की लहरें उठने लगीं। जैसे ही बादल बाहर की ओर लुढ़के, तूफान की आंख के भीतर से एक विशाल चमगादड़ पूरी तरह से बैंगनी था और उसकी आंखें ठंडी क्रूरता से चमक रही थीं। ये तूफान की आंख से किनारे की ओर उड़ गया और 7 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवर तेजी से चमगादड़ के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरे में इकट्ठा हो गए। चमगादड़ की उपस्थिति ने कई लोगों को अंदर तक हिला दिया, यहाँ तक कि वान बाओले ने भी चमगादड़ को स्पष्ट रूप से देखकर प्रभावित हुए। उनकी सांसें तेज हो गईं और उनके दिमाग में भिनभिनाहट की आवाज़ आने लगी। जब सभी का संतुलन बिगड़ गया, तो चमगादड़ ने अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव के साथ अपना मुंह चौड़ा किया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी भयावह मुद्रा के बीच चीख रहा था और गढ़ की ओर अल्ट्रासोनिक तरंगों का विस्फोट कर रहा था। प्राचीन मार्शल क्षेत्र के लोग अल्ट्रासोनिक तरंग को महसूस नहीं कर सके, लेकिन इसका प्रहार ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधकों पर सही तरीके से हुआ। ये किसी के मस्तिष्क में चुभने वाले तेज ब्लेड के समान था। एक पल में कई साधकों ने दर्द भरी चीख निकाली। वान बाओले के पूरे शरीर में कंपन होने लगा। सौभाग्य से भक्षण करने वाला बीच समय रहते सक्रिय हो गया और उसने तीखी चीख को उसके दिमाग में घुसने से रोक दिया। हालांकि इससे उसकी नाक से खून बहना बंद नहीं हुआ। गर्जन की गर्जना के साथ ही बल्ले के भीतर से शिलालेखों की एक लहर फूट पड़ी। ये तेजी से गढ़ की ओर बढ़ा और पलक झपकते ही 10,000 फीट की परिधि में घुस गया। जहां से यह गुजरा, वहां सरनी संरचना पर शिलालेख काले पड़ गए और बेकार हो गए। तलवारों की बारिश ने भी उसी क्षण स्थिरता खो दी और सारी चपलता समाप्त हो गई। उनके मालिकों ने तुरंत तलवारें वापस बुला लीं, लेकिन नुकसान हो चुका था और कुछ तलवारें तुरंत टूट गईं। सबसे ज्यादा नुकसान अग्नि देवता तोपों को हुआ। ऐसा लग रहा था कि तोपें ही चमगादड़ का असली निशाना थीं। शिलालेखों की लहर ऊपर उठी और एक झटके में 100 से ज्यादा अग्नि देवता तोपों में से 1/3 हिल गईं। ऐसा लग रहा था कि वे सारी शक्ति खो चुकी थीं और तुरंत ही धातु के टुकड़ों में बदल गई थीं। तोपों में से एक में वान बाओले के अधीन एक तोप शामिल थी। वान बाओले ने अपनी नाक से खून पोंछा, अपनी परेशानी को ध्यान से अनदेखा किया और तोप की ओर दौड़कर उसका निरीक्षण किया। उसने जल्दी से पाया कि अग्नि देवता तोप के अंदर खुदे हुए शिलालेख धूल में बिखर गए थे। अग्नि देवता तोप में मूल रूप से एक आत्मविनाश विकल्प था, जो अब संभव नहीं था। वान बाओले ने बची हुई तोपों का जल्दबाजी में निरीक्षण किया तो पाया कि कुछ तोपों पर शिलालेख खंडित थे। तोपें पूरी तरह से खराब होने से बस एक कदम दूर थीं। ये कैसा जानवर है? वान बाओले को गहरा सदमा लगा। ये पहली बार था जब उसे ऐसे जानवर का सामना करना पड़ा जो शिलालेखों को प्रभावित कर सकता था। ये स्पष्ट था कि बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज ने भी इसे आते नहीं देखा था, क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इस हमले ने दोनों शिविरों के बीच पहले से मौजूद संतुलन को तोड़ दिया। गढ़ में मौजूद हर कोई सदमे में जम गया। जानवरों की दहाड़ हवा में गूंज उठी। जानवरों की लहर 10,000 फीट दूर से आगे की ओर टूटती हुई एक विशाल लहर की तरह थी, जो उन्मत्त होकर गढ़ की ओर बढ़ रही थी। तभी गढ़ के भीतर से 4 तलवार क्यूई हवा में उछली। 4 तलवार क्यूई से स्पिरिट क्यूई को परास्त करते हुए एक सच्ची सांस की आभा को भी दबा दिया।
जो आभा निकली वह तूफान के किनारे पर मौजूद फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवरों के बराबर थी। ये लगभग बाद वाले के समान थी और इसे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली भी माना जा सकता था। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक वान बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। आसमान में उड़ती हुई 4 तलवार क्यूई को देखते ही उनका दिल उत्साह से भर गया। वे 4 उड़ती हुई तलवारें थीं और 4 उड़ती हुई तलवारों पर 3 पुरुष और 1 महिला खड़े थे। चारों ने एक जबरदस्त विस्मयकारी आभा बिखेरी। ये स्पष्ट था कि वे लंबे समय से छिपकर प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका विस्फोटक खुलासा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि उनका लक्ष्य तूफान की आंख से प्रकट हुआ चमगादड़ था। जैसे ही वे बिजली की तरह बाहर निकले, चमगादड़ को घेरने वाले 7 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के जानवर आगे बढ़े और उन्हें रोक लिया। जानवरों की आंखों में खून की प्यास चमक उठी। चारों ने अनुमान लगाया होगा कि ऐसा होगा। उन्होंने शुरू में थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी, लेकिन चमगादड़ का हमला बहुत भयंकर था। अगर वे प्रतीक्षा में रहते तो हताहतों की संख्या भयावह होती। यहाँ तक कि गढ़ के गिरने की भी संभावना थी, इसलिए उनके पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एक सामरिक भूल थी। उन्हें गढ़ को हुए नुकसान की परवाह नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उनका काम चमगादड़ को खत्म करना था। उनके अनुमान के आधार पर चमगादड़ की मौत बीस्ट टाइड के लिए एक बड़ा झटका होगी। लेकिन वे अभी भी दिल से साधक थे। वे एक साधारण व्यक्ति से अपनी वर्तमान स्थिति तक एक एक कदम आगे बढ़े थे। उनके लिए इतने सारे लोगों की मौत को नज़रअंदाज करना असंभव था। 4 साधक 7 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवरों से भिड़ गए और हवाई युद्ध में शामिल हो गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने घात लगाकर हमला किया था, लेकिन गढ़ में कई लोग बता सकते थे कि वे एक सक्रिय हमला कर रहे थे और 7 जानवरों को आकर्षित कर रहे थे, ऐसे जानवर जो युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद एक भयानक विनाशकारी शक्ति को छोड़ देंगे। उसके सामने का दृश्य देखकर वान बाओले की रीढ़ में फिर से सिहरन पैदा हो गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। जब उसने अपने आसपास के जानवरों को देखा तो उसकी आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई। जब वह अपने पास मौजूद हर चीज से अग्नि देवता तोपों की मरम्मत करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा तो उसका शरीर हिल गया। जैसे ही जमीन पर जानवरों का ज्वार एक गर्जना के साथ आया, बची हुई अग्नि देवता तोपों ने फिर से फायर किया। गोलियों के दौर के बाद खंडित शिलालेख और भी जादुई अस्थिरता में बदल गए। कुछ ने निराशा भरी चरमराहट की और उसके बाद एक गोली चली और पूरी तरह से टूट गई। बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज ने ये सब देखा। अपनी आंखों को लाल करके उसने दहाड़ते हुए कहा, सभी धार्मिक आयुध साधकों, अग्निदेव तोपों की मरम्मत के लिए सभी प्रयासों को निर्देशित करें। अग्निदेव तोपें विफल नहीं हो सकती। हम उन्हें वापस रोक लेंगे और आपको और समय देंगे। ये कहते हुए बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज ने अपना आदेश जारी किया। पलक झपकते ही पहरे पर खड़े कुछ लोगों को छोड़कर पूरी सेना गढ़ से बाहर निकल गई और 4 दाव कॉलेजों के साधकों के साथ एक और दौर के लिए बीस्ट टाइड के साथ आमने सामने हो गई। आकाश में बिना रुके गरजते हुए धमाके हो रहे थे। 4 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधकों ने 7 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र जानवरों के साथ जमकर युद्ध किया। वे क्रूरता से और बिना रुके लड़े और कोई भी चूक जीवन या मृत्यु का मतलब हो सकती थी। यह विशेष रूप से तब हुआ जब 7 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र जानवरों का सामना करना पड़ा। चारों साधक स्पष्ट रूप से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। वे अपनी पूरी ताकत से युद्ध में लगे रहे। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवर अपने अजेय भौतिक शरीर पर निर्भर थे, जबकि साधकों के पास न केवल असंख्य खजाने थे, बल्कि उनके पास सरनी संरचनाएं भी थीं। उनमें से एक, जो अपनी मध्य आयु में था, के पास 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध भी था। बस यह एक धार्मिक आयुध ही विरोधियों के दिलों में खौफ और भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार एक धार्मिक आयुध एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक के लिए अत्यंत विलासिता और दुर्लभ वस्तु थी। सभी इसे अमूल्य खजाना मानते थे और बहुत कम लोगों के पास इसे पाने का मौका था। धार्मिक हथियार आमतौर पर संबंधित राजनीतिक ताकतों के शीर्ष योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। कोर फॉर्मेशन साधक। आसमान में लड़ाई भयंकर रूप से जारी रही, जबकि जमीन पर लड़ाई पूरी तरह से नरसंहार थी। जमीन पर सैकड़ों हजारों गढ़ सैनिकों ने बीस्ट टाइड के साथ भिड़ंत की। हिंसक नरसंहार दिल दहलाने वाला था और हर पल मौतें हो रही थीं। मांस फट गया और खून बह रहा था, धरती खून से लथपथ थी। बिहमोत और दिग्गजों की विनाशकारी क्षमता बहुत ज्यादा थी। उन्हें ज्यादातर समय सिर्फ कई साधकों द्वारा ही हराया जा सकता था और इस वजह से गढ़ को बहुत नुकसान हुआ। वे स्पष्ट रूप से युद्ध में हार रहे थे। सौभाग्य से जानवरों के सरल हमलों की तुलना में साधकों के पास एरे फॉर्मेशन साधक, कीमिया साधक और बीस्ट टैमिंग साधक थे। वे दोनों शिविरों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने में सक्षम थे। आसमान में और जमीन पर लड़ाई चल रही थी और उनके बीच लड़ाई की एक और परत थी जो उतनी ही क्रूर थी। हवा में हवाई लड़ाई विभिन्न अग्नि देवता तो प्लेटफार्मों पर हुई। दुश्मन उड़ने वाले जानवरों के झुंड थे। वे तेज और क्रूर थे, मौत से बेखौफ थे क्योंकि वे बिना आराम किए आगे बढ़ते थे।
उनके हमलों ने तोपों की मरम्मत को बाधित कर दिया और तोपों की खराबी को तेज कर दिया। अग्नि देवता तोपों की मरम्मत का काम धीमा था। उस बीच आसमान और जमीन पर लड़ाई के समन्वय में लगातार गोलीबारी होती रही। अपनी आत्मरक्षा के लिए समय नहीं बचा था और हर प्लेटफॉर्म पर तैनात हजारों योद्धा अग्नि देवता तोपों की रक्षा की अंतिम पंक्ति बनाते थे। बिना रुके हवा में युद्ध की चीखें उठती रहीं। प्लेटफॉर्म पर जानवरों के हमलों से घिरे हुए खंडित शिलालेखों के साथ अग्नि देवता तोपें मरम्मत की प्रतीक्षा कर रही थीं। वे मरम्मत होने तक टिक नहीं पाए और तुरंत टूट गए। एक तोप के गिरने के साथ ही जिस मंच पर वह थी उस पर जानवरों की भीड़ उमड़ पड़ी। वे खून की प्यास से पागल होकर आगे बढ़े और हताहतों की संख्या आसमान छू गई। यह एक खूनी संघर्ष था। चाहे वह चेन यूटोंग हो, झोउ पेंगहाई हो, सन फेंग हो या चार दाव कॉलेजों के धार्मिक आयुध साधक हों, सभी क्रोध से ग्रस्त थे और उनकी आंखों में लाल नसें उभर आई थीं। काम बहुत ज्यादा था। उन्हें अपने मरम्मत कार्य को तेज करते समय पंख वाले जानवरों से सावधान रहना था, जिससे वे जानवरों के स्वाभाविक लक्ष्य बन गए। उस समय वान बाओले ने अभी अभी एक अग्निदेव तोप को बमुश्किल स्वीकार्य कार्यशील स्थिति में बहाल किया था और जैसे ही वह छलांग लगाकर दूर गया, उसने पीड़ा की चीख सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और गोल्डन बेल शील्ड की सुरक्षात्मक चमक के माध्यम से और उसकी रक्षा कर रहे योद्धाओं को पीछे छोड़ते हुए दूर अग्नि देवतोप मंच पर पवित्र नदी दाव कॉलेज से एक धार्मिक आयुध साधक को देखा। 7 से 8 जानवरों ने उसके असंख्य खजाने की सुरक्षा को चीर दिया और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। घने रक्त धुंध के बीच अनगिनत जानवर मंच पर पहुंचे। इसके बाद हुई लड़ाई में वे और मंच पर मौजूद सैकड़ों योद्धा मारे गए। अगर यह कोई और जगह और समय होता तो उनकी रक्षा के लिए आसपास लड़ाकू साधक होते। हालांकि हर कोई अपनी जान के लिए लड़ रहा था। धार्मिक आयुध साधकों के पास एकमात्र सुरक्षा उनके अपने असंख्य खजाने और प्रत्येक मंच पर मौजूद 1000 योद्धा थे। वान बाओले योद्धाओं से परिचित हो गए थे। हर बार जब वह अग्नि देव तोप मंच के पास जाता, जिसकी देखभाल का जिम्मा उस पर था, तो योद्धाओं की भीड़ उसे घेर लेती और अपने शरीर को घेरने वाले जानवरों के खिलाफ मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करती। उस समय उनकी गोल्डन बेल शील्ड ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की तथा उन्होंने 1 दर्जन से अधिक शील्ड उन मंचों पर फेंकी जिनके लिए वे जिम्मेदार थे। अन्य धार्मिक आयुध साधकों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने हर वह धार्मिक कलाकृति निकाली जिसका वे उपयोग कर सकते थे। वान बाओले ने तो अपने द्वारा तैयार की गई धार्मिक कलाकृतियों को अपने रक्षक योद्धाओं में वितरित कर दिया, जिससे उनकी युद्ध क्षमताएं बढ़ गईं। इतना कुछ करने के बावजूद हताहतों की संख्या को टाला नहीं जा सका। आसमान में पंख वाले जानवर एक काले तूफानी बादल की तरह इकट्ठे हो गए और उनकी संख्या अनगिनत थी। जानवरों के झुंड के भीतर सच्चे श्वास क्षेत्र के जानवर अक्सर 10 या उससे अधिक के समूहों में अकल्पनीय बल के साथ हमला करते थे। हालांकि वान बाओले ने पहले मच्छरों को छोड़ा था, लेकिन असंख्य जानवरों के सामने वे विशाल महासागर में एक बूंद के समान थे। वे मुश्किल से बच पाए। खतरा लगातार सामने आ रहा था। धार्मिक आयुध साधकों द्वारा मरम्मत कार्य के बावजूद चारों ओर अग्नि देवता तोपें बार बार टूट गईं और प्रत्येक खराबी के बाद कई मौतें हुईं। उस समय वान बाओले ने अभी अभी अग्नि देवता तोप की मरम्मत पूरी की थी। तोप ने प्रकाश का एक विस्फोट किया जो हवा में उछला और 4 हमलावर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधकों के साथ मिलकर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवरों पर बमबारी की। एक हिंसक उछाल तोप के माध्यम से चला गया, इससे पहले कि यह खराब हो जाए और टूट जाए। मध्य हवा में नॉट ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के उड़ने वाले जानवरों ने खराबी के साथ अवसर की एक खिड़की देखी। वे हजारों प्राचीन मार्शल क्षेत्र के उड़ने वाले जानवरों का नेतृत्व करते हुए तेज गति से पास आए और सीधे सुरक्षात्मक गोल्डन बेल शील्ड में जा टकराए। हवा में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और उड़ने वाले जानवर हिलते हुए पीछे हट गए। गोल्डन बेल शील्ड भी कांपने लगी, हालांकि ये बेहतर गुणवत्ता का बना था और उनमें से बहुत सारे थे। नतीजतन ढाल को एक भी दरार नहीं लगी। जाओ, वान बाओले ने जल्दबाजी में चिल्लाया और मंच पर योद्धाओं के साथ जल्दी से पीछे हट गया। जानवरों ने उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया, हालांकि और दूसरी बार हमला किया। उसके व्यक्तित्व से रक्तपिपासा की आभा फूट पड़ी और वह दहाड़ उठा। अगले प्लेटफॉर्म पर मेरा इंतजार करो, उसने कहा, फिर गोल्डन बेल शील्ड के सुरक्षात्मक अवरोध से बाहर निकल आया। उसने क्रूजर पर कदम रखा, उसके दस्ताने वाले दाहिने हाथ को मुट्ठी में कस दिया और मुक्का मारा। स्पिरिट क्यूई ने एक ज्वारीय तूफान बनाया जो बाहर निकल गया। जहां तूफान गुजरा, जानवर दर्द से चिल्लाने लगे और टुकड़े टुकड़े हो गए। बिना रुके वान बाओले ने अपने पहले मुक्के के तुरंत बाद हाथ की मुहरें बनाईं। हवा के ब्लेड हवा को चीरते हुए और उड़ती हुई तलवारों ने एक नदी बनाई और उसके चारों ओर निकल गई। एक पल के अंतराल में आसमान से खून की बारिश की तरह बारिश हुई। वान बाओले की आस्तीन लंबे समय से लाल रंग की थी और उसने देखा कि आसपास के जानवर पीछे हट रहे थे। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसके बाएं हाथ ने जल्दबाजी में हाथ की मुहर बना ली। उसके चारों ओर तुरंत धुंध छा गई और वह बिना किसी चेतावनी के घूम गया। उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे घुस गया और उसने उसे कसकर पकड़ लिया।
अपने दादाजी पर घात लगाने की कोशिश कर रहे हो। एक जोरदार धमाके के साथ वांग बाओले के हाथ, जिसमें क्लाउड फिंगर चैनल था, ने ट्रू ब्रीथ रियल्म बीस्ट का गला पकड़ लिया जो उस पर छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। संपर्क में आते ही वह फट गया। चमकीला लाल रंग का खून बह निकला। वांग बाओले ने देर नहीं की और वह तेजी से पीछे हट गया और गोल्डन बेल शील्ड के भीतर मौजूद योद्धाओं को पकड़ लिया जो उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। एक बार जब वह पकड़ में आ गया तो वे जल्दी से गढ़ में लौट आए। योद्धा फिर से इकट्ठा होने या आराम करने के लिए नहीं रुके, इसके बजाय किसी अन्य अग्नि देवतोप की ओर भाग गए। वांग बाओले ने जोर से सांस ली, एक गोली निकाली और उसे पूरा निगल लिया। गोली के घुलने का इंतजार किए बिना उसका शरीर दूर चला गया और कुछ ही क्षणों में वह अपने क्रूजर पर सवार हो गया और अपने रास्ते पर निकल पड़ा। आसमान में लड़ाई जारी रही। हवा में पंख वाले जानवरों ने पूरी धरती पर छाया डाली, जहां जानवर दहाड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। जहां तक नजर जाती थी, आदिम जंगल के युद्ध के मैदान फैले हुए थे। हर जगह खतरा मंडरा रहा था और हर कदम पर मौत छाया हुई थी। वांग बाओले ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। वह अपना मिशन नहीं भूला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने 3 अग्नि देव तोपें खराब होने के कारण खो दी थी, उसके पास अभी भी 7 चालू और फायर करने वाली तोपें थीं। उनमें से हर कोई अभी भी डटा हुआ था और लड़ रहा था। कोई भी डर नहीं रहा था या लड़ाई से पीछे नहीं हटा था। ऐसा नहीं था कि वे डरे हुए नहीं थे, लेकिन कुछ चीजें डर की परवाह किए बिना करनी थीं। ऐसा नहीं था कि उन्हें मरने का डर नहीं था। युद्ध के मैदान में खड़े होकर, जहां एक भी विचलित करने वाला विचार असंभव था, ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि उन्हें ऐसा कोई डर नहीं था। लेकिन ऐसे विचार रखने वाले ज्यादातर लोग पहले ही मारे जा चुके थे। वांग बाओले के सामने का दृश्य उसे बहुत प्रभावित कर गया और उसकी नसों में आग दौड़ती हुई प्रतीत हुई। उसकी आंखों में पागलपन गहरा गया। वह अपने क्रूजर में खड़ा था, युद्ध में घिसा हुआ और जानवरों के पंजों से जख्मी, और दूसरे फायर गॉड तोप मंच की ओर तेजी से बढ़ा। यह उस क्षण था जब वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे अपने सिर पर चुभन महसूस हुई। वह बिना सोचे क्रूजर से कूद गया और उसके शरीर के भीतर भक्षण करने वाला बीज तुरंत सक्रिय हो गया और एक हिंसक उछाल के साथ गढ़ की दीवारों के एक तरफ खींच गया। क्रूजर अपने आप ही भाग गया। जैसे ही वांग बाओले ने क्रियाओं की श्रृंखला पूरी की, दूर के आसमान से 10 से अधिक अंधेरे प्रकाश की किरणें उभरी, जहां 4 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवरों के साथ गहन युद्ध में थे। ये बताना असंभव था कि जानवरों में से किसने हमला किया, लेकिन प्रकाश की अंधेरी किरणें गढ़ की ओर तेजी से बढ़ीं और उनके लक्ष्य अग्नि देवतों में नहीं बल्कि धार्मिक आयुध साधक थे। अंधेरे प्रकाश की किरणें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं। वे पलक झपकते ही पास आ गईं और तुरंत उनमें से प्रत्येक ने एक सच्चे श्वास क्षेत्र साधक के माथे में गोली मार दी, जिससे सिर तुरंत फट गए और साधकों के शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो गए। चेन यूटोंग ने अपने चरम सच्चे श्वास क्षेत्र साधना स्तर के साथ मुश्किल से हमले का मुकाबला किया और अपने लगभग 10 अलौकिक खजाने का बलिदान करने के बाद ही सभी तीसरी श्रेणी की गुणवत्ता से ऊपर। फिर भी उसके मुंह से खून बह रहा था। जहां तक वांग बाओले का सवाल है, जैसे ही वह कूदा, उसके क्रूजर पर एक काली किरण ने हमला कर दिया। जैसे ही क्रूजर में विस्फोट हुआ, प्रकाश की काली किरण मुड़ गई और सीधे उसकी ओर बढ़ गई। वांग बाओले के भक्षण करने वाले बीज के खिंचाव ने उसे असंभव कोण पर पीछे हटने और गढ़ की दीवार पर उतरने की अनुमति दी, दूसरी बार आने वाली काली किरण से बचकर। युद्ध के विस्फोटों के बीच काली किरण वांग बाओले के पास से गुजरी, लगभग उसे छूते हुए, और एक बहरा करने वाले धमाके के साथ उसके नीचे जमीन पर गिर गई। वांग बाओले ने भारी सांस ली और सदमे में अपना सिर उठाया। आसमान में, जहां फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवर लड़ रहे थे, एक गेंडा जैसा दिखने वाला एक काला जानवर उसे और चेन यूटोंग को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। वे केवल 2 थे जो प्रकाश की असंख्य काली किरणों से मौत के भाग्य से बच गए थे। वांग बाओले ने पहले हमले को चकमा देने में कामयाबी हासिल की, जो इसे रोकने से कहीं बड़ी उपलब्धि थी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के जानवर ने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार वांग बाओले के लिए अपनी साधना के स्तर को देखते हुए हमले से बच पाना असंभव था। हालांकि वांग बाओले के पास मच्छरों द्वारा उपहार में दी गई अतिरिक्त दृष्टि थी, जिसने उसे हमले के बारे में पहले से ही सचेत कर दिया था। भक्षण करने वाला बीज भी था, जिसने उसे एक निश्चित सीमा तक उड़ान भरने की अनुमति दी, भले ही उसकी साधना के स्तर ने उसे उड़ान की क्षमता प्रदान नहीं की थी। यही वह अप्रत्याशित कारक था जिसने उसे सफलतापूर्वक भागने की अनुमति दी। वांग बाओले की हृदय गति बढ़ गई। जैसे जैसे मृत्यु का खतरा बढ़ता गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। उसके पास सोचने का समय नहीं था। विस्फोटों की आवाज़ें और गिरे हुए लोगों की दर्द भरी चीखें उसके कानों में लगातार गूंजती रहीं। प्रकाश की अंधेरी किरणों के प्रकट होने और धार्मिक आयुध साधकों की मृत्यु के साथ अग्नि देव तोपों की मरम्मत रुक गई। अग्नि देव तोपें पहले तो मुश्किल से चल रही थीं, लेकिन हमले के बाद बड़े पैमाने पर खराबी सामने आई।
अग्निदेव की तोपों के टूटने के साथ गढ़ शिविर स्पष्ट रूप से हवाई और ज़मीनी लड़ाई दोनों में नुकसान में था। उन्हें लगातार पीछे धकेला गया और हार के कगार पर पहुंचा दिया गया। जैसे ही तोपें टूटी, सतर्क जानवर आगे बढ़ गए। वे मंचों पर और ऊपर खड़े योद्धाओं की ओर भागे, जिससे कत्लेआम का एक और दौर शुरू हो गया। जमीन पर मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जबकि धरती खून से सनी हुई थी। युद्ध की टकराती आवाज़ों ने पीड़ा और उग्र चीखों की चीखों को दबा दिया, लेकिन उन्हें दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। दीवार से चिपके हुए वान बावले हर आवाज़ सुन सकता था और सब कुछ साफ साफ देख सकता था। उसने मंचों पर खून खराबा देखा, उसके योद्धा मित्रों को एक के बाद एक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। उनमें से कुछ को जानवरों ने आसमान में फेंक दिया, फिर जानवरों के झुंड ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। वान बावले ने ये सब होते हुए देखा। उसकी आंखों में लाल नसें दिखाई दी, क्योंकि उसने एक और मजबूत आदमी को जानवर द्वारा पकड़ा हुआ देखा। वह उसे बचाने ही वाला था कि जानवर की बड़ी चोंच फट गई और उस आदमी के माथे में घुस गई। वह आदमी वही था जो हाथ की कुश्ती में वान बावले से हार गया था। उसने उसके स्नैक्स खाए और कहा कि वह उसकी शादी उसकी बहन से करवाएगा। फिर भी वह मर चुका था। जानवर ने उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीर दिया। वान बावले ने दर्द भरी चीख निकाली और उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा और एक तरफ मुड़ गया। एक पल में उसके हाथ से क्लाउड फिंगर का एक धमाका हुआ, जो तेजी से आगे की ओर बढ़ा और उस जानवर को छलनी कर दिया जिसने उस मांसल आदमी की हत्या की थी। जानवर का शरीर कांप उठा। जब वह मर रहा था तो वान बावले ने क्रोध और पीड़ा के साथ खून से लथपथ प्लेटफार्मों को देखा। वह किले की दीवारों के बाहर एक तेज कील पर हवा में उछला और उस कील से दूसरे कील पर कूद गया। किले में अभी भी मौजूद कुछ काम कर रहे अग्नि देवता तोपों की ओर दौड़ा। वह बदला लेना चाहता था। जानवर बीच रास्ते में ही उसकी ओर उड़े और उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन वान बावले का गुस्सा काबू से बाहर था। उसने बेरहमी से हमला किया। एक के बाद एक सील फटने लगीं। वान बावले ने अपना रास्ता बनाया। उसके पीछे लाशों का एक ढेर था और उसके होठों पर खून के धब्बे थे। वह तेजी से आगे बढ़ा और आखिरकार वह फायर गॉड तोप के मंच पर चढ़ गया। फायर गॉड तोपों के बड़े पैमाने पर टूटने के बाद गढ़ में केवल 13 तोपें काम कर रही थीं। 13 में से एक वान बावले की देखरेख में थी। तोप उस मंच पर रखी थी जिसके पास वह गया था, और वह उन 10 तोपों में से एकमात्र बची हुई तोप थी जिसे उसने चार्ज किया था। उसी क्षण जानवर आ गए। मौजूद योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक थी और वे सभी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। तोपों की फायरिंग के साथ साथ वे कुछ समय के लिए हमलों को रोकने में कामयाब रहे। हालांकि कांपती हुई फायर गॉड तोप स्पष्ट रूप से टूटने की कगार पर थी और कभी भी टूट सकती थी। वान बावले ठीक समय पर पहुंच गए। योद्धाओं ने उसे छोड़ दिया और वह अग्नि देव तोप की ओर दौड़ा और अपने दाहिने हाथ को उसके खिलाफ दबाया। आत्मा क्यूई तुरंत तोप में घुस गई और मरम्मत शुरू कर दी। तोप के माध्यम से यात्रा करने वाले झटकों के बावजूद यह अभी भी गोलियां चलाने में सक्षम थी। तोप ने अपनी स्थिति बदल ली और सीधे उन जानवरों पर गोली चलाई जो इधर उधर उछल रहे थे, वे जो मंच के बाद मंच के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे। मरो! वान बावले चिल्लाया। लगातार 4 गोलों ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। पूरे युद्ध के मैदान में गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंज उठीं। प्रकाश की 4 किरणें आसमान को चीरती हुई जानवरों के झुंड के समुद्र में 4 विशाल छेद उड़ाती हुई निकलीं। दर्द भरी चीखें हवा में उठीं और अनगिनत जानवर नष्ट हो गए। शेष अग्नि देव तोपों ने भी लगातार गोलियां चलाईं। उनके हमलों के तहत गरजने वाले विस्फोटों ने भूमि को हिला दिया। गढ़ ने आकाश और भूमि पर युद्ध के मैदानों पर फिर से अपनी जमीन पकड़नी शुरू कर दी। आसमान में जैसे ही जानवर पीछे हटे, प्रतिशोध के लिए वान बावले का लक्ष्य बदल गया और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के गैंडे पर आ गया। अपने दिल में क्रोध के साथ उसने 6 राउंड गोलियां चलाईं। बूम बूम बूम! 6 तोप के गोले हवाई युद्ध के मैदान में हिट नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभाव डाला। दिव्य आयुध धारक साधक ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी तलवार के एक व्यापक झटके से गैंडे का सिर काट दिया। जानवर मरते समय पीड़ा और क्रोध की चीखें छोड़ता रहा और खून बारिश की धार की तरह धरती पर गिरता रहा। हालांकि फायर गॉड तोप बहुत देर तक टिक नहीं पाए, क्योंकि हर कुछ राउंड के बाद उसे मरम्मत की जरूरत पड़ती थी। लक्ष्यों की घटती संख्या और केवल 13 तोपों के बचने के कारण हवा में मौजूद जानवर दहाड़ने लगे और तोपों की फायरिंग में विराम देखकर नीचे झपट्टा मारने लगे, बची हुई हर तोप को नष्ट करने के इरादे से। संकट के क्षण में वान बावले ने बिना सोचे समझे अपने पास मौजूद सभी गोल्डन बेल शील्ड्स को बाहर फेंक दिया। हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। मंच पर खड़ी की गई गोल्डन शील्ड पलक झपकते ही काफी मजबूत हो गई। मंच पर मौजूद हजारों योद्धाओं के साथ मिलकर उन्होंने जानवरों के हमलों को रोक दिया। वान बावले ने फायर गॉड तोप की मरम्मत शुरू करते हुए हौंफते हुए कहा। जल्द ही उसने फिर से तोप चलाई। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। हवा में विस्फोटों की आवाजें गूंज उठीं और वान बावले जहां खड़े थे वहां से तोप की किरणों की आवाजें गूंजने लगीं। प्रतिशोध लेना उसका स्वभाव था।
उसने अब जमीन पर मौजूद जानवरों को नहीं बल्कि आसमान में मौजूद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के जानवरों को निशाना बनाया। उस समय जब लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि कमान संभालने वाला कोई नहीं बचा था। बिग बियर भी लड़ाई में कूद पड़ा था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, पहली नज़र में उसे पहचानना मुश्किल था। बिग बियर जमीन पर आगे बढ़ा, बीस्ट टाइड में गहराई तक गोता लगाया और तूफान की ओर तेजी से बढ़ा। मैं तुम सबको मिटा दूंगा, वांग बाओले ने शाप दिया, तूफान की आंख में मौजूद चमगादड़ पर तोप की किरण का एक विस्फोट भेजने की इच्छा रखते हुए। वह बता सकता था कि चमगादड़ ही लड़ाई को खत्म करने की कुंजी था, लेकिन वह बहुत दूर था और तूफान के भीतर सुरक्षित था। वांग बाओले ने एक गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। हवा में कुछ गोलियां चलाने के बाद उसने तोप को जमीन पर मौजूद जानवरों पर मोड़ दिया। वह शायद गुस्से में था और उसकी नज़र आसमान में मौजूद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के जानवरों पर थी, लेकिन वह जानता था कि इससे बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो सकता है और मौत उसके दरवाजे पर आ सकती है। इसीलिए उसने एक गोली हवा में चलाई और दूसरी ज़मीन की ओर। वह अपने दुश्मन को यह एहसास न होने देने के लिए कि उसे निशाना बनाया जा रहा है, अपनी गोली कहाँ से चलाता था, बदलता रहा। दूसरे फायर गॉड तोपों ने भी ऐसा ही किया। नतीजतन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के जानवर जो भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे, तुरंत इस बात से सतर्क नहीं हुए कि वांग बाओले क्या कर रहे थे। हालांकि वांग बाओले की मरम्मत के बावजूद फायर गॉड तोप और भी अस्थिर हो गई। इसके शिलालेखों का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और टुकड़ों में था, जिससे वांग बाओले की चिंता बढ़ गई। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि तोप की मरम्मत कैसे की जाए और इसे कुछ हद तक स्थिरता कैसे दी जाए, जब दूसरे फायर गॉड तोप प्लेटफॉर्म से क्रोध की चीखें आने लगीं। वांग बाओले कांप उठा। उसने देखा कि जानवरों के झुंड ने अन्य अग्नि देवता तोपों को घेर लिया है। भारी हमले के कारण कुछ तोपें टूट गईं और जानवरों ने अन्य पर हमला कर दिया। घायल और मौत के कगार पर वांग बाओले ने मदद करने के लिए अपनी तोप को जल्दी से घुमाया, लेकिन ये सब व्यर्थ था। चेन यूटोंग जहां खड़ा था वहां 2 तोपें गिर गईं। मरते हुए अयुद्ध सैनिकों के बीच चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान और दिल में भारी क्रोध के साथ चेन यूटोंग ने अपना रास्ता बनाया और वांग बाओले की ओर दौड़ा। पूरे गढ़ में केवल 3 अग्नि देवता तोपें बची थीं। चेन यूटोंग के आने से वांग बाओले का बोझ हल्का हो गया। दोनों के पास बात करने का समय नहीं था, लेकिन वांग बाओले को बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। चेन यूटोंग, जो बुरी तरह से घायल और घायल दिख रहा था, ने खुद को सीधे मरम्मत के काम में झोंक दिया। उनकी देखरेख में तोप मजबूत रही और लगातार गोलियां दागती रही। ये बाल्टी में पानी की एक बूंद मात्र थी, लेकिन जब तक अग्निदेव तोप युद्ध के मैदान में खड़ी रहेगी, भले ही वह एक ही तोप हो, ये जानवरों के दिलों में भय पैदा करने और उन्हें पीछे धकेलने के लिए एक शक्ति के रूप में काम करेगी। कुछ गोलियां दागने के बाद तोप हिंसक रूप से हिल गई। वांग बाओले के चेहरे पर एक काली नज़र छा गई और उसके दिल में कड़वाहट बढ़ गई। चमगादड़ के अल्ट्रासाउंड तरंग हमले ने शिलालेखों को क्षतिग्रस्त कर दिया था और उनका निरंतर विखंडन अपरिहार्य था। ये तोप भी टूटने वाली थी, जिससे चेन यूटोंग की आंखों में निराशा उभर आई। उसने बुदबुदाया, बाओले, इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। 2 और तोपें हैं, क्या हमें जाना चाहिए? वांग बाओले चुप था। उसने मुड़कर अपने आसपास के योद्धाओं को देखा। गोल्डन बेल शील्ड के भीतर के योद्धाओं ने वांग बाओले और चेन यूटोंग के चेहरों पर भाव देखे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे मौत के सन्नाटे में डूब गए। उनकी धार्मिक कलाकृतियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं और यहां तक कि वांग बाओले द्वारा दी गई कलाकृतियां भी बुरी तरह से खंडित और दरारयुक्त हो गई थीं। वांग बाओले ने अपने स्वयं विस्फोटित मोतियों के पूरे स्टॉक को खत्म करने की हद तक चले गए थे और वे अपने गोला बारूद और हथियार को खत्म करने के कगार पर थे। उन सभी को पता था कि वे अब मंच की रक्षा नहीं कर सकते। जैसे ही गोल्डन बेल शील्ड टूट गई, जैसे ही फायर गॉड तोप टूट गई, उन्हें उसी दुखद भाग्य का सामना करना पड़ेगा जो अन्य फायर गॉड तोप प्लेटफार्मों का सामना करना पड़ा था। गोल्डन बेल शील्ड के बाहर जानवरों के झुंड चक्कर लगा रहे थे। हिंसा और खून की प्यास से पागल होकर वे बार बार गोल्डन बेल शील्ड से टकरा रहे थे। उनकी संख्या अनगिनत थी और उनमें से कई ट्रू ब्रीथ रियलम जानवर थे। उनके हमलों की ताकत बहुत शक्तिशाली और भारी थी, जिससे गोल्डन बेल शील्ड हमलों की ताकत के कारण टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। किसी भी क्षण ये टूटने वाली थी। बाओले, धार्मिक आयुध मास्टर चेन, जल्दी से जाओ। हम जानवरों को रोक लेंगे और तुम्हारे लिए और अधिक समय तक लड़ेंगे। हमारे पास साधक बनने की योग्यता नहीं हो सकती है, लेकिन हम अभी भी योद्धा हैं। जिस दिन हम सेना में शामिल हुए, हमने अपने जीवन के साथ संघ की रक्षा करने की शपथ ली। बाओले, मेरी ओर से मेरे माता पिता से मिलना याद रखना, मैंने तुम्हें अपना पता दे दिया है। बाओले, बस जाओ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद योद्धा लगभग एक साथ, लगभग एक स्वर में वांग बाओले की ओर अपनी आवाज़ उठाते हुए बोले। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जिसे केवल मृत्यु ही तोड़ सकती थी। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, कुछ योद्धा आगे बढ़े और वांग बाओले और चेन यूटोंग के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उन्हें दूर ले जाने के लिए तैयार हो गए।
और भी लोग तैयार खड़े थे, अपने ही मांस और खून के शरीर को जानवरों के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार। ये दृश्य चेन यूटोंग को पूरी तरह से स्तब्ध कर गया। वान बाओले की आंखें लाल हो गईं और उनमें आंसू भर आए। उसके शरीर का खून जम गया था और उसका दिल सिकुड़ गया था। उसने अपने आसपास के सभी लोगों को देखा, फिर जानवरों की आने वाली लहर को देखा। उसने आसमान की ओर देखा, हवा में जानवरों को और युद्ध के मैदान में खूनी संघर्ष को। उसने सोचा कि जब वह पहली बार गढ़ में पहुंचा था और जब वह खुद एक साधक था, तो प्राचीन मार्शल क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा संरक्षित होने से उसे जो विशेष अनुभूति हुई थी। उनके साथ बिताए गए थोड़े समय के बावजूद, बीस्ट टाइड की अचानकता और उसके द्वारा किए गए अकल्पनीय विनाश के बावजूद, उनके साथ बिताए गए पलों की यादें, सभी के साथ हाथापाई की यादें, एक दूसरे के साथ नाश्ता साझा करने की यादें, हंसने और बात करने की यादें एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने उभर आईं। युद्ध के मैदान में एक दिन के भीतर हुई मौत के अनगिनत दृश्य उसकी आत्मा में गहराई से उकेरे गए थे, एक ऐसा दर्द जो उसके दिल में गहराई तक चुभ गया। और उस आदमी की दुखद मौत का दृश्य जो अपनी बहन को वान बाओले से मिलवाना चाहता था। परत दर परत वे पल एक दूसरे पर ढेर हो गए। जो उसके सामने था, उन पुरुषों की गंभीर आंखें जो चिंता से चमक रही थीं क्योंकि वे उसके और चेन यूटोंग के भागने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थे। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाहता। मुझे विश्वास है कि मैं इस तोप को ठीक कर सकता हूँ। वान बाओले ने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने अपना सिर अग्निदेव तोप की ओर घुमाया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी थी और यह एक ऐसे दृढ़ संकल्प की तरह जल रही थी जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वान बाओले ने धीरे से कहा, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे अग्निदेव तोप पर दबाया। आत्मा क्यूई उसके शरीर से बाहर निकलकर अग्निदेव तोप में प्रवाहित हुई। उसने भीतर के प्रत्येक खजाने पर शिलालेखों का निरीक्षण किया और तोप को स्थिर करने की पूरी कोशिश की। वान बाओले के पास खड़े होकर चेन यूटोंग ने उसे देखा और भावुक हो गया। वह कुछ पलों तक चुप रहा, फिर हंसा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था क्योंकि वह आगे बढ़ा और वान बाओले के साथ मिलकर शिलालेखों की मरम्मत के लिए अपना सब कुछ दे दिया। वान बाओले ने देखा कि चेन यूटोंग क्या कर रहा था। उसने देखा, और जब उनकी आंखें मिलीं तो वे हंस पड़े। झुंड में रहने वाले जानवरों के बीच, जानवरों की गड़गड़ाहट से हिलते आसमान के खिलाफ, वह क्षण उनके आसपास के योद्धाओं के दिलों में अमर हो गया। हर कोई तर्क देख सकता था और हर कोई मौत से डरता था, लेकिन कभी कभी कार्रवाई का मूल्य विचार से जीत जाता है। कम विचार विमर्श और अधिक कार्रवाई का मतलब यह नहीं था कि कोई जल्दबाजी कर रहा था, यह एक सच्ची पवित्रता की बात करता है। वरिष्ठ भाई चेन, मुझे शिलालेखों को संभालने दें। मैं मरम्मत और सामग्रियों के प्रतिस्थापन का काम आपको सौंप दूंगा। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। वे अपनी मरम्मत जारी रखते हुए शांति से बोले। चेन यूटोंग ने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने तुरंत शिलालेखों से अपनी आत्मा क्यूई वापस ले ली और क्षतिग्रस्त सामग्रियों का निरीक्षण करने, उन्हें तोप से अलग करने और उन्हें तेजी से बदलने में अपनी ऊर्जा लगा दी। जहां तक वान बाओले का सवाल है, उन्होंने अपनी सांस रोक ली और अपने दिमाग को केंद्रित किया। उनके दिमाग ने सूत्र से सिमुलेशन को शीर्ष गति से चलाया। जब उन्होंने तोपों की मरम्मत की तो अग्निदेव तोप की आंतरिक मशीनरी और कामकाज की उनकी समझ पूर्णता तक परिष्कृत हो गई थी। वह जानते थे कि अग्निदेव तोप सैकड़ों असंख्य खजानों से बनी थी और हर असंख्य खजाना मिश्रित मशीन के एक घटक की तरह काम करता था, जिससे अग्निदेव तोप अत्यधिक जटिलता वाला हथियार बन गया। प्रत्येक दिव्य खजाने में 1 से लेकर कुछ 100,000 तक शिलालेख होते थे। अग्निदेव तोप में पाए गए शिलालेखों की संयुक्त संख्या अविश्वसनीय थी। चमगादड़ के अल्ट्रासाउंड तरंग हमले ने अग्निदेव तोप के भीतर दिव्य खजाने के माध्यम से एक ध्वनि भूकंप भेजा, जिससे उनके शिलालेखों पर दरारें पड़ गईं। जैसे जैसे अग्निदेव तोप काम करती रही, शिलालेख, जो अब गतिविधि का सामना करने में सक्षम नहीं थे, बड़ी संख्या में टूट गए और तोप में खराबी आ गई। तोप की मरम्मत के लिए उनका पिछला तरीका रेखाचित्र बनाने जैसा था। स्पिरिट क्यूई का उपयोग खंडित शिलालेखों पर स्याही लगाने के लिए किया जाता था ताकि शिलालेख अग्निदेव तोप का समर्थन करना जारी रख सकें। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक शिलालेख विखंडित होते गए, इस पारंपरिक दृष्टिकोण का प्रभाव कमजोर होता गया। दरारें बहुत अधिक थीं और सभी शिलालेखों में से 1/4 पर पाई गईं। यही कारण है कि चेन यूटोंग ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि तोप की मरम्मत नहीं की जा सकती। चेन यूटोंग सही थे। अगर उन्होंने पारंपरिक तरीका अपनाया होता तो तोप वास्तव में अपूरणीय होती। वान बाओले के पास अग्निदेवता तोप की मरम्मत करने का एकमात्र तरीका बचा था। शिलालेखों को फिर से बनाना, बहाल करने के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग शिलालेखों को लागू करने और अग्निदेवता तोप के भीतर खंडित शिलालेखों को फिर से बनाने के लिए एक निश्चित सीमा तक इसे एक सुधार के रूप में देखा जा सकता है। अग्निदेवता तोप को सुधारना कुछ ऐसा था जो एक धार्मिक आयुध सैनिक की क्षमता से भी परे था। यह एक धार्मिक आयुध शिष्य के लिए एक अकल्पनीय उपलब्धि होगी। भले ही उन्हें अग्निदेवता तोप के आंतरिक कामकाज का पूरा ज्ञान हो, लेकिन वे मूल निर्माता नहीं थे और उनके पास तोप को तैयार करने के लिए मूल नुस्खे नहीं थे।
वे नकल करने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन अंदर के शिलालेखों को संशोधित करना बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। अगर यह कोई और समय और स्थान होता तो सेना उन्हें कोशिश करने से मना कर देती, क्योंकि किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप अस्थिरता और अग्नि देवता तोप का पतन हो सकता था। हालांकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा अग्निदेव तोप के भीतर के शिलालेख काफी हद तक चकनाचूर हो गए थे। भले ही वांग बाओले अपने संशोधन में विफल हो गए, लेकिन इससे विस्फोट नहीं होगा। सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि पूरी तरह से टूट फूट हो जाए। फिर भी उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। वांग बाओले ने अपनी सांसों को स्थिर किया और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। शिलालेखों और शिलालेख प्रणाली की अपनी समझ के आधार पर क्षतिग्रस्त शिलालेखों को संशोधित करने और उन्हें फिर से बनाने के लिए उसे उपलब्ध कई शिलालेखों में से चुनना होगा। उदाहरण के लिए, वांग बाओले को एक क्षतिग्रस्त खंड को बदलना था जिसमें अत्यंत जटिल शिलालेख थे, जिसे सरल शिलालेखों की एक श्रृंखला से बदलना था ताकि भाग चलता रहे। वहां टूटे हुए शिलालेख भी थे जो अब काम नहीं कर रहे थे और उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। वांग बाओले को कुछ शिलालेख जोड़ने पड़े ताकि भाग को कुछ हद तक फिर से सक्रिय किया जा सके। इस तरह के समायोजन अकेले नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि अग्निदेव तोप एक जटिल और जटिल मशीनरी थी। एक भी भाग में बदलाव पूरे को प्रभावित कर सकता था। उसे जो कटौती करनी थी वह बहुत बड़ी और पूरी तरह से अभूतपूर्व थी। चेन यूटोंग को उस समय एहसास हुआ कि क्या हो रहा था जब वांग बाओले ने अग्निदेव तोप को संशोधित करना शुरू किया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने वांग बाओले को एक गहरी, लंबी निगाह से देखा और वांग बाओले पर अपना भरोसा रखने का फैसला किया। उसने वांग बाओले को बिना किसी परेशानी के छोड़ दिया, विभिन्न सामग्रियां निकाली और उन्हें तेजी से बदलना और मरम्मत करना शुरू कर दिया। दोनों ने अपने प्रयासों को मिला दिया, जबकि आसपास के आयुध सैनिक चिंता और दृढ़ निश्चय के बीच पहरा दे रहे थे। पूरे युद्ध के मैदान में गड़गड़ाहट की गूंज सुनाई दी और जानवर लगातार गोल्डन बेल शील्ड पर खुद को फेंक रहे थे। गोल्डन बेल शील्ड ढहने के कगार पर थी। वांग बाओले और चेन यूटोंग ने तोप में अपना सब कुछ झोंक दिया। वे बिना किसी व्याकुलता के काम करते रहे और तोप की मरम्मत में पूरी तरह डूबे रहे। यह उस क्षण था जब चिंता से ग्रस्त गोल्डन बेल शील्ड एक धमाके के साथ टूट गई। इसने एक विस्फोटक बल पैदा किया जो पलक झपकते ही जानवरों के बड़े झुंड को नष्ट कर दिया। जैसे ही योद्धा क्रोध में चिल्लाए और हमला करने वाले जानवरों को रोका, अग्निदेव तोप गरजी। वांग बाओले ने चिल्लाकर तोप पर थप्पड़ मारा और अंदर से प्रकाश का एक विशाल विस्फोट हुआ जो सीधे आगे से आ रहे जानवरों के झुंड पर पड़ा। आकाश हिल गया और धरती कांप उठी। विस्फोट ने आकाश में छेद कर दिया और शिलालेखों की लहरें बाहर की ओर लहराने लगीं। जहां प्रकाश गुजरा वहां जानवरों को एक अदृश्य विशाल हाथ ने चीर दिया, मिटा दिया। यह अंत नहीं था। चेन यूटोंग ने सामग्री को बदलना जारी रखा और वांग बाओले ने अग्निदेव तोप को फिर से दागने से पहले और अधिक शिलालेखों को फिर से तैयार किया। धमाका, धमाका, धमाका। लगातार 3 गोलों ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और आसपास के जानवरों की भीड़ पीछे हटती रही। जानवरों के संक्षिप्त हमले से कुछ हताहत होने के बावजूद उनके पीछे हटने के साथ आसपास के आयुध सैनिकों ने आखिरकार अपनी सांस पकड़ ली। वांग बाओले और चेन यूटोंग की ओर निर्देशित नजरें कृतज्ञता और अत्यंत सम्मान से भरी थीं। किसी को ये जानना था कि उस समय गढ़ में उनका एकमात्र काम करने वाला अग्निदेवता तोप था। अन्य अग्निदेवता तोपों को या तो जानवरों ने फाड़ दिया था या वे टूट गए थे। परिणामस्वरूप उनका एकमात्र अग्निदेवता तोप एक ऐसी उपस्थिति बन गई जिसने युद्ध के मैदान में सभी का ध्यान आकर्षित किया। चाहे वे भूमि पर योद्धा और साधक हों या जानवर, उनकी निगाहें एकमात्र काम करने वाले अग्निदेवता तोप पर टिकी थीं। ये हवाई युद्ध के लिए भी मामला था जो तीव्रता में बढ़ गया था और जहां जीवन और मृत्यु का तराजू किसी भी पक्ष के लिए कभी भी झुक सकता था। तूफान की आंख में चमगादड़ ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अग्निदेवता तोप पर एक बर्फीली चमक निर्देशित की जहां वांग बाओले और बाकी लोग खड़े थे। जारी रखें। वांग बाओले ने घूरने पर ध्यान न देते हुए दहाड़ते हुए शिलालेखों को संशोधित करना जारी रखा। उनकी ऊर्जा खर्च हो गई थी। इस तरह के संशोधनों के लिए पर्याप्त कटौती की आवश्यकता थी। यह उनके द्वारा सामना किए जाने से परे था, लेकिन वांग बाओले ने दृढ़ता दिखाई। वह कुछ शिलालेखों में संशोधन करता, फिर तोप को सक्रिय करता और प्रकाश की एक और किरण छोड़ता। हर तोप के गोले से शिलालेख हिलते और खंडित होते थे। परिणामस्वरूप वांग बाओले की निरंतर मरम्मत के बावजूद अग्निदेव तोप को फायर करने में संघर्ष करना पड़ा। तोप के धमाकों ने आकाश और जमीन पर लड़ाई में मदद की, लेकिन इसके प्रयास सीमित थे। इसकी उपस्थिति और इसके प्रतीकवाद का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हालांकि असीम था। जब तक एक भी अग्निदेव तोप खड़ी रहती तब तक उसके धमाके पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजते रहते। लड़ने की इच्छा कभी नहीं मरती। हालांकि वे जल्द ही अपनी सीमा के अंत तक पहुंच गए। वांग बाओले और चेन यूटोंग की संयुक्त प्रतिभा और संशोधन के प्रयासों के बावजूद जब तक कि तोप ने अपनी फायरिंग बंद नहीं कर दी, इसके हर तिहाई हिस्से की मरम्मत के साथ एक तोप का गोला इसे लगभग आधा नष्ट कर देगा।
धीरे धीरे तोप में शिलालेखों के बार बार संशोधन के बावजूद शिलालेख और भी अधिक खंडित हो गए। उस समय 2/3 शिलालेख टूट चुके थे। तोप किसी भी क्षण काम करना बंद कर सकती थी। हम क्या करें? वांग बाओले हद से ज्यादा उन्मत्त था, उसके बाल बिखरे हुए थे, वह पागल हो गया था और शक्तिहीन था। दुर्भाग्य को फिर अपना भयानक रूप दिखाना पड़ा और आग में घी डालना पड़ा। आसमान में 2 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र शिविरों के बीच लड़ाई आखिरकार समाप्त हो गई। 2 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवरों ने पीड़ा की चीखें निकाली। उसके बाद एक विस्फोटक धमाका हुआ। उनके शरीर एक पल में फट गए और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर से खून की धार बह रही थी। वे बुरी तरह से घायल लग रहे थे। उन चोटों और मृत्यु की कीमत। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 2 साधकों की मृत्यु थी और शेष 2 की गंभीर चोट। उस समय 2 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवरों की मृत्यु के बाद जीवित साधकों, दिव्य आयुध रखने वाले व्यक्ति और महिला साधक ने खून उगल दिया। उनके शरीर कांप उठे और वे अपने धार्मिक कलाकृतियों को पकड़ने के लिए संघर्ष करने लगे। वे तेजी से पीछे हट गए, सीधे गढ़ की ओर बढ़ गए। उनके पीछे जानवर रह गए। मूल 7 में से 3 लगातार मारे गए थे। बचे हुए 4 बुरी तरह घायल होने के बावजूद क्रूर और बर्बर बने रहे। वे चिल्लाते हुए 2 साधकों का पीछा करने लगे, उनका पीछा करते हुए। ये देखकर वांग बाओले ने साधकों की मदद करने के लिए अग्नि देवतोप को घुमाया। ये तब था जब 4 जानवर 2 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधकों का पीछा कर रहे थे, युद्ध के मैदानों से तेजी से गुजर रहे थे कि धरती से एक इंद्रधनुष फूट पड़ा। बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज का सिलहूट अकल्पनीय गति से हवा में उछला। वह एक उड़ते हुए डिस्क के आकार के अनमोल खजाने के ऊपर खड़ा था और खून के रंग की एक लंबी तलवार पकड़े हुए था। जैसे ही वह हवा में आगे बढ़ा, उसने एक चौंका देने वाला युद्ध घोष किया और एक ही ब्लेड से आकाश को चीर डाला। दूर से खून के रंग का ब्लेड आकाश को चीर देने वाले अनुपात के विनाशकारी ब्लेड में बदल गया। चारों जानवर उग्र रूप से चिल्लाए, उनके चेहरे पर सदमा जम गया क्योंकि लाल रंग का ब्लेड नीचे उतरा और आगे निकल गया। 2 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवरों को 2 हिस्सों में काट दिया, जो पहले गंभीर रूप से घायल हो गए थे और समय रहते बच नहीं पाए थे। जबकि चमकीला लाल खून बहता रहा, शेष 2 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवर डरकर पीछे हट गए। बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज ने अपना चेहरा आकाश की ओर उठाया और हंसे और पागलपन ने उनकी आंखों को रंग दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, भाइयों, संघ के लिए जवाबी हमला करो। दहाड़ते हुए वह पीछे हट रहे 2 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के जानवरों की ओर दौड़ा। कुछ ही दूरी पर 2 बुरी तरह से घायल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधकों ने भी मुड़ने और हमला करने से पहले अपने दांत पीस लिए। 4 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के जानवरों की मौत के बाद जमीन पर वापस आकर जानवरों की लहर कुछ पल के लिए शांत हो गई और उसके बिखरने के संकेत सतह पर दिखाई देने लगे। हर एक आर्मामेंट सैनिक, जिसकी आंखें लाल और युद्ध उन्माद से भरी हुई थीं, ने पागलों की तरह जवाबी हमला किया। उम्मीद है वांग बाओले खुशी से पागल हो गया। वह बड़ी दाढ़ी वाले कमांडर इंचार्ज के घात और हमले से चकित था और उसके शरीर में गर्म खून की एक लहर दौड़ गई।